बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुहारी। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आए हैं, जैसे कि विंटर्स हैं, वेडिंग सीज़न है, और ऐसे में जो ख़ास तौर पर ब्राइडल्स होती हैं और दूसरी लड़कियाँ होती हैं, वो उनको बड़ा होता है क्रेज़ कि हमने सबसे अच्छा दिखना है, सबसे मुनफरिद दिखना है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी देंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या पहनना है, क्या लगाना है, कौन सा मेकअप जो है विंटर्स के लिहाज से अच्छा लगेगा आपके ऊपर, आपकी शख्सियत पर, वो तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। और बहुत सी चीज़ें और भी होंगी। आपके बालों का ख्याल किस तरह से रखना है आपने सर्दियों में ख़ास तौर पर, ये भी हम आपको आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अच्छी बात आपके साथ शेयर करूँ तो दुनिया में मौजूद तमाम लोग अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात को दुरुस्त सिमत में डालने के लिए कोशिश करते हैं, और जब वो कोशिश उनकी तवील हो जाती है तो उसको जद्दोजहद का नाम दिया जाता है। और अगर आप कोशिश करते रहें, मुसलसल एक के बाद एक कोशिश करते रहें, तो यकीनन कामयाबी मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर कोशिश कर रहे हैं और कामयाबी नहीं मिल रही तो वो छोड़ देते हैं, वो दिल बर्दाश्त, मतलब उनका दिल उठ जाता है उससे, और जिस तरह से कहते हैं ना कि वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार हमने इतनी कोशिश की, उसके बावजूद हमें तो कामयाबी मिल नहीं रही। ऐसे लोगों को कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि अगर जब तक आप कोशिश करते रहेंगे और मुसलसल कोशिश करते रहेंगे, जद्दोजहद करेंगे, तभी कामयाबी मिलेगी। तो कभी भी आपने कहीं पर भी किसी भी जगह पर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो आपको कोशिश करनी है, और कोशिश मुसलसल कोशिश करनी है। उसी तरह से आप कामयाब होंगे और यकीनन आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। ये तो थी आज की अच्छी बात, और आपने आज की अच्छी बात जो है ना अपने पल्ले से बांध लेनी है। कोशिश जो है ना करते रहना है, हर चीज़ में, हर फील्ड में, कहीं पर भी हैं आप, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं दफ्तर में आप काम कर रहे हैं, कहीं पर भी मौजूद हों आप, वहाँ पर आप कोशिश करें और अपनी कोशिश जो है इस तरह से जारी रखें कि फुल अपने पैशन के साथ, लॉयल्टी के साथ उस कोशिश को करते रहें, ताकि आपको कामयाबी मिले और अल्लाह ताला उस कामयाबी का आपको अजर भी देंगे। तो क्योंकि मौसम अच्छा है तो मैं सोच रही हूँ मौसम का हवाल भी आपसे कुछ शेयर करूँ। अच्छी बातों मैंने आपके साथ कर ली है शेयर, लेकिन कुछ बात करेंगे मौसम की, कि लाहौर का मौसम जो है आज बड़ा ही शदीद ठंडा हो गया, और धुंध जो है बहुत ज़्यादा है। अभी तक जो है धुंध थी, और जब मैं आई हूँ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। ऑफिस आते वक्त भी यकीनन आप तमाम लोगों को भी मुश्किल पेश आ रही होगी जब आप दफ्तर में जा रहे होंगे या स्कूल में बच्चों को छोड़ने गए होंगे। लेकिन ऐसे में आपको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, और गाड़ी की जो स्पीड है वो आहिस्ता करें, क्योंकि अगर आप आहिस्ता रफ्तार से गाड़ी को चलाएंगे तो आप किसी भी हादसे से, किसी भी एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो लाहौर के मौसम की ही बात कर लेते हैं कि महकमा मौसमियात ने क्या प्रोडिक्शंस किए हैं लाहौर के मौसम के हवाले से। तो लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 4, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर के बाद इस्लामाबाद आपको लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। तो इस्लामाबाद में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 5, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में भी खासी सर्दी है। कराची में आपको लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि रोशनियों के शहर का मौसम कैसा रहेगा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची का मौसम भी खुशगवार है, और यकीनन कराची में लोग जो है इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे और लुत्फानंदोज़ हो रहे होंगे। अब आपको पेशावर लेकर चलती हूँ और फूलों के शहर का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। पेशावर में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 6, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब कोयटा चलते हैं और देखते हैं कि कोयटा का मौसम कैसा रहेगा। तो महकमा मौसमियात ने क्या प्रोडिक्शंस की हैं वो आपके साथ शेयर करती चलूँ। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2, ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
कोयटा का मौसम भी खासा सर्द है और मैं इस तरह रोज़ कहती हूँ कि वहाँ पर लोग जो हैं बड़ी, क्योंकि हम लोगों के लिए लाहौर में रहते हुए मौसम हमें इतना ठंड मतलब महसूस होती है और इतनी मुश्किल होती है उठने में, काम करने में पूरा दिन। तो कोयटा के लोग किस तरह से इस मौसम में काम करते होंगे, किस तरह से वो मुश्किल मेहनत से और अपना सारा दिन गुजारते होंगे, वो तो कोयटा के लोग बेहतर जानते हैं। तो आज़ाद कश्मीर आपको लेकर चलती हूँ और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ। आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक -2, ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो आज़ाद कश्मीर का आपने मौसम देखा, -2 पे पहुंच गया है और यकीनन वहाँ जो सर्दी है वो ज़्यादा हो गई है और वहाँ पर जो लोग हैं वो एहतियात करें, बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कश्मीर के जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे सेब लगते हैं, ऐसे लगता है कि कश्मीरी सेब है, माशाल्लाह से इतने खूबसूरत होते हैं। अब ऐसे हीरोज़ की हम बात करेंगे जो बड़ी बहादुर बेटियां हैं पाकिस्तान की, तो फैसलाबाद का हम रुख करेंगे। फैसलाबाद की 4 ख़वातीन एथलीट्स हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी और वो यकीनन आप के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र का बायस होगा, क्योंकि उन लोगों ने 4 ख़वातीन हैं जिन्होंने 10 मेडल जीते हैं, जिनमें कैटेगरीज गोल्ड की हैं, सिल्वर की है और ब्रॉन्ज़ की है। तो उनसे आज बात करेंगे और फैसलाबाद चलेंगे। साउथ एशियन गेम्स की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर चारों ख़वातीन ने जो तमगे जीते हैं उनमें नजमा परवीन है जिन्होंने 400 मीटर रेस में सोने, चांदी और कांसी के मेडल जीते हैं, जबकि अनीला और ईशा ने रेले रेस में चांदी और कांसी के मेडल हासिल किए हैं। और इन सब में बहुत सी एक ख़ास ख़ातून है, ख़ास एथलीट है जिनका मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ। उनका नाम है साहिब इसरा, जो पहले भी सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी हैं। उन्होंने 400 मीटर रेस में चांदी और कांसी के मेडल अपने नाम किए हैं और सबसे ख़ास बात यह है यहाँ पर कि वो एक इमाम मस्जिद की बेटी हैं और उनके वालिद साहब उन्हें भरपूर सपोर्ट भी करते हैं। पाकिस्तान की बासलाहियत बेटियाँ हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। शाइस्ता शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता, आप इन तमाम ख़वातीन एथलीट्स के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो 92 न्यूज़ सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम की तरफ से इन्हें मुबारकबाद पेश करें और इनसे पूछें कि इनके जज्बात कैसे हैं, किस तरह से जब जीती तो इन्होंने, इनके जज्बात क्या थे, इनके पेरेंट्स के जज्बात कैसे थे? और मौसम में देख रही हूँ आपके पीछे बड़ा ज़बरदस्त है, वैसे कमाल कर दिया। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की लड़कियों ने कमाल ही कर दिया। नेपाल काठमांडू में होने वाली साउथ एशियन गेम्स में से टोटल 30 मेडल से थे वो दिए गए थे, जिसमें 10 मेडल फैसलाबाद की लड़कियां ले उड़ी हैं और इन्होंने बड़ा कमाल किया कि ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन किया है। ये बाहुनर एथलीट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर इस वक्त भी वो इंतहाई सर्दी में ट्रैक पर मौजूद है और अपनी वो प्रैक्टिस कर रही है और इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले साहिबा इसरा हमारे साथ मौजूद है, ये एक इमाम मस्जिद की बेटी भी हैं। आप मुझे बताइएगा कैसी फीलिंग्स हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एक जो है आपने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे बाबा इमाम मस्जिद हैं, तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत सारी बातें सुनना पड़ी, पर उसके बावजूद अब वही लोग मेरे अब्बू को मुबारकबाद दे रहे हैं मेरे जीतने पे। तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं आज जिस मुकाम पे, और बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और हमारे बहुत हार्ड स्ट्रगल है और इंशाल्लाह हमें अगर नेक्स्ट अच्छे लेवल पर और भी अच्छा करेंगे, हमें थोड़ा सा हमारे फैसलाबाद वाले, सिटी वाले, डिस्ट्रिक्ट वाले थोड़ा सपोर्ट करें। और अच्छा, आप मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि कितनी मुश्किलात इस हवाले से दरपेश होती हैं और कौन कौन से मेडल आपने हासिल किए और कौन सी रेस में? मैंने 400 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल लिया और 100 मीटर रिले और 400 रिले में 2 मेरे ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल है। जी हमारे साथ भी एक मौजूद है एथलीट नजमा परवीन, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आप मुझे बताएं और कौन कौन से आपको गोल्ड के अलावा मेडल मिले हैं और कौन सी रेस थी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और उसके अलावा मैंने 2 सिल्वर और 1 ब्राउन मेडल हासिल किया है। और मेन बात ये बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी आज तक नेशनल लेवल पर और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर कभी किसी ने गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया, और वो भी 400 मीटर हर्डल्स में। और पहली लड़की मैं हूँ जिसने कि इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉर्ड भी किया और गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। तो आपके तो फिर पेरेंट्स के लिए बड़े ज़्यादा प्राउड की बात होगी, तो कैसा फील हो रहा है आपको कि गोल्ड मेडल आपने हासिल किया है? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो आर्मी में हैं और अभी इस वक्त रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन मेरी स्पोर्ट्स के पीछे उन्हीं का हाथ है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, बल्कि उन्हीं ने नहीं, मेरी पूरी फैमिली ने।
अच्छा, हमारे साथ एक और एथलीट मौजूद हैं, ईशा इनका नाम है। आप मुझे बताएं कौन कौन से मेडल आपने हासिल किए हैं और आपकी कौन सी रेस थी? जी, मैंने 100 मीटर रिले में ब्राउन मेडल हासिल किया है और इसमें पाकिस्तान का न्यू रिकॉर्ड हुआ है जो 10 साल के बाद जो है हम 4 लड़कियों ने किया है, असरा ने, नजमा ने, अनीला ने और मैंने। तो क्या कितना प्राउड फील हो रहा है कि इंटरनेशनल सतह पर आपने अपने मुल्क की जो है रिप्रेजेंट किया, अपने मुल्क को तर्जुमानी की है और जो है बैन अवी सतह पर अपना आप मनवाया? जी, ये तो बहुत प्राउड की बात है। मेरा फर्स्ट टूर था सीनियर्स के साथ जिसमें मैंने जो है ना ब्राउन मेडल हासिल किया है। बहुत फील मेरी मामा बहुत सपोर्ट करती हैं, हमारे मतलब बाकी कोचेज़ हैं जो सब जो है मिलके बहुत सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से हमने आज ये परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, और इस मुकाबले में शरीक होने वाली एक लड़की अनीला, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप मुझे बताएं ज़रा कि आपकी क्या फीलिंग्स है, आपने कौन कौन से मेडल्स हासिल किए हैं और कौन सी रेस थी आपकी? जी, ये मेरा सीनियर पहला टूर था और इसमें मैंने 400 मीटर रिले में हम सिल्वर हुए हैं और 100 मीटर रिले में हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जिसमें हमने नेशनल का न्यू रिकॉर्ड किया है। अच्छा, मैं साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो मुकाबले में शरीक हुए इसमें 8 जो है वो एशिया की टीमें थी और उनमें से इन्होंने अपना आप और सलाहियतों का लोहा मनवाया है और ना सिर्फ लोहा मनवाया बल्कि इन्होंने मेडल्स भी हासिल किए हैं। तो बताएं कि कोई मुश्किलात भी दरपेश होती हैं इस हवाले से आपको, जब आप जाती हैं प्रैक्टिस करती हैं तो इस हवाले से कोई हर्डल्स भी आती हैं आपको, बाहर भी निकलती हैं तो कोई मुश्किलात दरपेश हो? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग में आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और इसके अलावा हमारी फेडरेशन, हमारी गवर्नमेंट ने मतलब हमें काफ़ी सपोर्ट करती है, लेकिन अभी हमें उन्हें चाहिए कि इस वक्त जितना हमने अच्छा परफॉर्म किया है, पाकिस्तान के लिए हम मेडल लेकर आए हैं, पाकिस्तान के लिए हमने सब कुछ किया है, तो हमारी गवर्नमेंट का चाहिए कि हम प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि उन्हें सहूलत दी जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि न्यू आने वाली जनरेशन याद रखे और अच्छा मतलब वो भी मुकाम हासिल कर और पाकिस्तान के लिए लड़ें और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, ये चारों खवातीन फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, तो कोई और भी लड़कियां हैं क्या? खाली फैसलाबादी कुड़ियां ही हैं जो कि साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीत कर आई हैं? और ये भी बताइएगा कोचिंग के हवाले से इन्हें क्या प्रॉपर कोचिंग मिलती है उस लेवल की जिस लेवल पे इन्होंने माशाल्लाह से खेला और परफॉर्म करके आई हैं? हाँ साहिबे, सर आप बताइएगा कि फैसलाबाद के अलावा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली और कौन कौन सी लड़कियां थी जो आपके साथ वहाँ पर नेपाल में मौजूद थी, और कोचिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स वगैरह दरपेश होती हों तो ये किस तरह से फिर आप मैनेज करती हैं सारा? मेरे साथ आपको जैसा कि ये चारों मेरे साथ खड़ी हैं, मेरे अलावा ये पाकिस्तान की चारों हमारी स्टार हैं और हम पाकिस्तान नंबर टॉप पे 4 पे हैं। माशाल्लाह से नजमा भी फर्स्ट पे है, मैं रैंक नंबर 2 पे हूँ और अनीला 3 पे और ईशा 4th पे है। तो हम चारों की सिलेक्शन हुई और हमने वहाँ जाके बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हमारी ये वो टीम थी, हमने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, हम लोग छोटी एज की हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मुश्किलात के साथ ये कि आपको पता है कि घर से निकलना आना जाना और हमारी डाइट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है और उस लिहाज से हुकूमत को चाहिए कि हमें प्रमोट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर करे या हमें किसी तरह का फंड्स या कोई स्टाइपेंड लगाया जाए जिसकी वजह से हम अपनी डाइट अच्छी कर सकें। और बाकी आपको पता है कि जो स्पोर्ट्स है वो चलती है आपकी डाइट पे है और एक्सपेंसिव है। जो बाहर के लोग हैं हमसे इसलिए आगे हैं क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं और अगर हमें भी वैसी फैसिलिटीज़ मिले तो हम बहुत अच्छा करें। अच्छा, तो बाकी जो लड़कियाँ थी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती तो उनका किस किस शहर से ताल्लुक़ था? माशाल्लाह से हम चारों फैसलाबाद की हैं और आपको पता है फैसलाबाद में टैलेंट है और हम माशाल्लाह फैसलाबाद ने एक ऐसा नाम रोशन किया है। अलावा जो थी कोई उसमें शामिल थी जो लाहौर से? हमारे अलावा 2 लाहौर की लड़कियां हैं लेकिन मेडल हमारे ज़्यादा हैं। 10 फैसलाबाद की लड़कियों ने 10 मेडल उठाए हैं और 1 सिल्वर मेडल लाहौर की लड़की के पास है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा ईशा कि जिस तरह से आप इस दफ़ा आई हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी आप लोगों ने चारों ने परफॉर्मेंस दी है, तो इस दफ़ा क्या हुकूमत की जानिब से कोई आपको हौसला अफजाई आपकी की गई जिससे आपको खुशी हो और आपको मज़ीद इनकरेज किया गया हो कि आप नेक्स्ट इससे भी अच्छा परफॉर्म करें क्योंकि आपकी हौसला अफजाई की गई? जी, अभी तक तो कोई अनाउंस, कोई भी प्राइज़ वगैरह अनाउंस किसी किस्म का जो है वो नहीं किया गया। मतलब हर सब भी आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं डिफरेंट किस्म के, जी आपके ये किया जाएगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, आप मुझे बताएं इन फ्यूचर आप क्या करना चाह रही हैं, क्या अज़्म हैं आपके? जो इन फ्यूचर हमारा अगला टारगेट अगली सैफ गेम्स है जो 2021 में पाकिस्तान में होंगी और उसके अलावा हम सब का टारगेट ओलंपिक्स है। जिस तरह हम सैफ गेम्स में मेडल लेके आए हैं और इसी तरह हम आगे भी अपनी वेल विश यही करते हैं कि हम ओलंपिक्स में जाएं और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। ख़वातीन एथलीट्स हैं, इनके जो आज़म है, हौसले हैं, बड़े बुलंद हैं और गोल्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन पढ़ाई में कैसी हैं? पढ़ाई में भी ऐसी फर्स्ट पोजीशंस लेती हैं?
अच्छा नजमा, आप मुझे बताइएगा कि आपने माशाल्लाह गोल्ड मेडल लिया इस एशियन गेम्स में, तो स्टडी भी आप साथ साथ कर रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं? प्रैक्टिस भी करनी होती है, कोचिंग भी लेनी होती है और स्टडी भी करनी होती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, स्टडी भी हमारी जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग के साथ साथ हम अपने स्टडीज़ को भी टाइम देते हैं। और जैसा कि रात को मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ और उस वक्त मैं अपनी स्टडी को टाइम देती हूँ। तो साहिबी असर, आप मुझे बताइएगा कि आपके वालिद इमाम मस्जिद हैं, तो ज़ाहिरी बात है क्रिटिसिज्म भी होती है, तो क्या क्रिटिसाइज़ किया गया था आपके पेरेंट को या आपको कि आप जा रही हैं इस तरह से, क्योंकि आपने ट्रैक सूट पहनना होता है, फिर सारी प्रैक्टिस करनी होती है, तो इस हवाले से फिर बताएं किस तरह से आपने मैनेज किया सारा? जब स्टार्टिंग मेरे इंटरव्यूज़ हुए थे तो मैं चैम्पियनशिप जीत के आई थी। उसके बाद काफ़ी लोगों ने बहुत सारी बातें की, यहाँ तक कहा कि इनके बाबा के पीछे इमामत नहीं हो सकती क्योंकि इनकी बेटी गेम करती है, तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। पर उसके बावजूद मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे लिए बहुत दुआएं की। आज वही लोग आके मेरे बाबा को अप्रिशिएट करते हैं और दुआएं देते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छी हुई है, माशाल्लाह उसने मुल्क का नाम रोशन किया। और मुझे बहुत खुद पे बहुत फ़ख्र है कि मैं अपने मुल्क के लिए खेल रही हूँ और इंशाल्लाह मैं लोगों की बातों में नहीं आऊँगी और इससे भी अच्छा करूँगी अपने मुल्क के लिए। हमें भी फ़ख्र है, बिल्कुल, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज होने के बाद ना पुरअज़्म बेटियों पर पाकिस्तान की। लेकिन शाइसा से पूछिए, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, तो ये अपनी डाइट वगैरह और जो बाकी अखराजात हैं उनको किस तरह से मैनेज करती हैं? जी आप मुझे बताइएगा कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, अखराजात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपने जहाँ प्रैक्टिस करनी होती है उन क्लब्स की भी फीसेस होती हैं, तो कैसे सारा आप मैनेज करते हैं? स्टडी भी है, स्टडी के अखराजात भी हैं, फिर ज़ाहिरी बात है खेल के मैदान में भी आगे बढ़ना है, वो भी अखराजात हैं, तो ये सारा कैसे मैनेज करते हैं इतने महंगाई के दौर में? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम जिस डिपार्टमेंट से खेलते हैं, जैसे इनका डिपार्टमेंट वापडा है और मैं आर्मी से हूँ, तो हमारे डिपार्टमेंट वाले हमारी कुछ हेल्प करते हैं, ठीक है, उसमें। और उसके अलावा जिस तरह महंगाई का दौर है, इसमें अगर MSc लेवल मेरा है, BS ये लोग कर रहे हैं, तो उसकी सेमेस्टर वाइज फीसेस आपको पता है, तो जितना हो सकता है फैमिली सपोर्ट करती है। अब इतना तो हम पॉसिबल है कि हम घरों से यहाँ तक तो। वालिद क्या करते हैं आप? मेरे अब्बू पहले गवर्नमेंट मुलाजिम थे, लेकिन अब वो रिटायर्ड हैं, वो घर होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग स्पेशल किसी कन्वेंस में नहीं आ सकते, लोकल आ जाते हैं अपने, जहाँ हमारा 100 रेंट लगना है वहाँ हम 30 या 40 रुपए में मैनेज करके आ जाते हैं ताकि हम अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि अगर हमारे पॉजिटिव, हम उनसे पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद करते हैं। अगर हमारे बाकी अखराजात हम खुद बर्दाश्त करते हैं, कम से कम हमारी स्पोर्ट्स में हमें वो हेल्प करें। अच्छा, मैं अपनी ये चारों फैसलाबाजी एथलीट को सलाम। बाकी तो उन्होंने बताया कि इनको थोड़े से, इनको कोच वगैरह इनकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इनको करते हैं मैनेज, थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन खेल पे अखराजात आते कितने हैं वैसे? हाँ, आप मुझे बताएं कि लमसम आप कितना बताती हैं कि पर मंथ कितने एक्सपेंस होते होंगे ये तमाम कोचिंग वगैरह को लेके? कुछ तो आपको क्लब्स वगैरह कर देते हैं, आप लोगों की हेल्प आउट कर देते, तो फिर आपको कौन से एक्सपेंस है जो हर्डली आपको वो मीट करना पड़ता है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रैक है, इस पे जो रनिंग शूज़ हैं, मतलब बेसिक के रनिंग शूज़ होते हैं, वो 20,000 के आते हैं, यहाँ पे ब्रांड के होते हैं वो, तो वो रनिंग शूज़ हमें यहाँ से नहीं मिल सकते, तो हम LB से लेते हैं, सेकंड हैंड शूज़ लेके पहनते हैं। और वाइटामिन मंथली हमारे 30-40 हज़ार के आ जाता है, तो ये जो एक्सपेंस है ये बहुत ज़्यादा है, जो एक स्पोर्ट्समैन खुद से अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो डाइट है वो हम थोड़ी बहुत खुद से अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली देखा जाए तो अगर हम एक अच्छी डाइट के साथ, अच्छी कोचिंग के साथ अच्छा करना चाहें, तो मेरा ख्याल है कि एक एथलीट मैक्सिमम पर मंथ 60,000 तो उसका लगेगा, अगर आप उसका रेंट, डाइट, उसके वाइटामिन ऐड करें तो। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनको अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और मैं चारों ये फैसलाबादी ख़वातीन है, एथलीट है, इनको सलाम पेश करती हूँ कि आज भी इतनी सर्दी में ये चारों यहाँ पर आई हैं, कोई चिंची में बैठी है, ये कोई वैगन में बैठी है। और वाकई में इस ठंड में इन लोगों ने इतनी मतलब मेहनत की, इतनी एफर्ट किया, इवन कि इन्होंने अपनी जीत के लिए सेकंड हैंड चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है, और मतलब ये नहीं इन्होंने कोई शिकवा नहीं किया, कोई गिला नहीं किया इस किस्म का, लेकिन ये इतनी बाहिम्मत और पुरअज़्म है, इनको हम भी सलाम पेश करते हैं, बल्कि पूरी कौम इनको सलाम पेश करती है। आखिर में वालिदैन जो देख रहे हैं, जो बच्चियां खास तौर पे देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी आप मुझे बताइएगा साहिब असरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किलात आपको दरपेश हुई एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने की वजह से, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों को जिनको मुश्किलात दरपेश आती हैं आगे बढ़ने के लिए, क्रिटिसाइज़ होती हैं, लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से ही बैठ जाती है क्योंकि उनकी फैमिलीज़ की जो नॉर्म्स हैं वो उनको अलाउ नहीं करती हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगी आप?
मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप मतलब आपको अपने आप पे यकीन है, आप कुछ अच्छा कर सकती हैं, आपके अंदर पैशन है, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि घर वालों को कायल करना चाहिए। आपको ऐसा परफॉर्म करना चाहिए कि लोग वो जो आपके लिए बातें करते हैं वो कल को खड़े होकर आपको शाबाश दें, आपके लिए तालियां बजाएं और आपके घर वालों को अप्रिशिएट करें। तो आपके अंदर वही जज्बा होना चाहिए और आपको सब कुछ अल्लाह पे छोड़ के और मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, मैं साहबी असरा के बारे में ये भी कहूँगी कि जिस तरह से ये जब इन्होंने स्टार्ट लिया काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुई, लेकिन जब ऊपर गई है ये, इन्होंने कामयाबियों को छुआ है, कामयाबी ने इनके कदम छुए हैं, तो फिर चढ़ते सूरज को जैसे सलाम करते हैं वो हाल हुआ है कि अब लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इनको जो है सल्यूट पेश करती हूँ कि इन्होंने इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट अपनी दिखाई है। तो फैमिली वगैरह आपको ज़ाहिरी बात है सपोर्ट करती होगी, क्योंकि फैमिली के बगैर आउट ऑफ कंट्री जाना और अपने जो है परफॉर्मेंस देना तो बहुत दूर की बात, घर से निकलना भी मुश्किल होता है। तो कैसे फिर आप मीट करती हैं सारे घर वालों की भी आपको ज़ाहिरी बात है ताउन हासिल होगा? ये हमारी कामयाबियों का जो सहरा है ना, हम अपनी फैमिलीज़ के सर बांधते हैं। जिस तरह हम लड़कियां हैं और लड़कियों के लिए किसी गैर मुल्क में जाना, क्या घर से निकलना बहुत मुश्किल है, तो ये हम सब की फैमिलीज़ की सपोर्ट है जो हम इस काबिल हैं। और हम अपने पेरेंट्स को सलाम पेश करते हैं जिनकी काविशों की वजह से आज हम इस काबिल हैं कि हमने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। जी, जैसा कि आपने सुना कि इन चारों जो लड़कियां, इनकी कामयाबी का सिर्फ एक ही है दारोमदार कि इनकी फैमिलीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हर मैदान पे इनको सपोर्ट किया है। जब ये कुछ भी नहीं थी तो तभी भी इनको सपोर्ट किया है, आज भी उनकी सपोर्ट जो है वो इनके साथ है, जिसकी वजह से इनके हौसले भी बुलंद हुए हैं। और इन्होंने ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपना लोहा मनवाया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता आपका भी और इन चारों बाहिम्मत पाकिस्तान की बेटियों का भी कि इन्होंने अपना कीमती वक्त इस सर्दी में, इस ठंड में हमारे लिए निकाला और हम लोगों को दिया है। तो नाज़रीन, ये है हमारी बाहिम्मत 3 एथलीट्स जिनसे मैंने आपकी मुलाकात करवाई है और इन तमाम खवातीन को हम सलाम पेश करते हैं कि इन्होंने इतनी मतलब इनकी मुश्किलात थी, उन तमाम मुश्किलात को इन्होंने अपने बिल्कुल भी आड़े नहीं आने दिया, अपने काम में अपना उन्होंने कोशिश की है, मेहनत किया और लगन के साथ आगे बढ़ी हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान में रोशन किया बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जाके इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो ये थी मेरे प्यारे पाकिस्तान की प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सर के जल्दी मसाइल क्या हैं, खुश्की और सिकरी जैसी चीज़ें क्यों पैदा हो जाती हैं, आखिर ये हमारी जान के पीछे क्यों पड़ जाती है, इनसे छुटकारा हमने कैसे हासिल करना है, आज ये सब आपको मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले अपने गेस्ट से आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली काज़मी ने, माहिर अमराज जल्द हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाइका अली ने, डर्माटोलॉजिस्ट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाइका आपका भी। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे कर लेते हैं। आखिर सर्दियों में जो बाल गिरने का मसला है ये क्यों ज़्यादा हो जाता है या फिर गर्मियों में होता है? बालों के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इट्स ए हाफ पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, याद रखें। बिल्कुल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आज डिस्कशन होने लगी है। और सेकेंड ये होता है कि बाल आप जेनेटिकली इनहेरिट करते हैं, याद रखें। अगर किसी के स्ट्रेट बाल हैं, कर्ली हैं या वेवी हैं, ये सब इनहेरिटेंस के अंदर आता है बालों का। और उसमें आपकी सारी ज़िंदगी वो बाल रहते हैं क्योंकि आपका रूट वो बन चुका होता है, तो इसलिए वो सारी ज़िंदगी उस तरह का ही बाल निकलेगा। ऊपर रीबॉन्डिंग करा लें, कुछ अरसे के लिए हो जाएगा, वापस बाल ने दोबारा वहीं पर ही आ जाना है। थर्ड चीज़, नॉर्मल एक सिलसिला है कि बाल 70 to 80 बाल, 70 से 80 बाल रोज़ाना हर शख्स के गिरते हैं हर एक के। जिस तरह ये बाल हमारे 3 साइकिल्स में चल रहे होते हैं, एक होता है साइकिल ग्रोइंग का, एक होता है रेस्टिंग का, एक होता है फॉलिंग का। ये 3 साइकिल्स चल रहे होते हैं उसके बालों का एनाजन एट ए टाइम, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन। तो फॉलिंग फेज के अंदर 70 से 80 बाल रोज़ाना हर एक के गिरते हैं नॉर्मली। ये है नॉर्मल। जिस तरह समझें एक दरख्त से एक पत्ते या पौधे से एक पत्ते गिरते हैं और उसके बाद वहाँ नए पत्ते आते हैं, पुराने गिर जाते हैं, इस तरह पुराने बाल गिरते हैं और वहाँ पर नए बाल डेवलप हो जाते हैं। जो बाल जाते हैं उसके अंदर 2-3 किस्में होती हैं। एक होता है कि नॉर्मल बाल जाते हैं, फिजियोलॉजिकल जिसको हम कहते हैं, गंजापान लड़कों के अंदर मेल टाइप ऑफ बॉल्डनेस, सामने से गंजापान आता है। और एक होता है जो एबनॉर्मल बाल गिरते हैं। एबनॉर्मल भी, उसमें भी 2 किस्म के बाल जाते हैं। एक होते हैं कि जो सारी ज़िंदगी के लिए चले जाते हैं, स्कार बन जाता है वहाँ पर किसी रीज़न, बीमारी की वजह से। और एक होता है कि बाल वहाँ वापस आ जाते हैं। ये इसे 3
3 किस्म के ये मैंने आपको बता दिया कि जो बालों का जाना, एक जो पहला मैं बताया है कि जो एक नॉर्मली बाल जाते हैं वो जेनेटिकली है, क्योंकि बाप के बाल गए अपनी उम्र में अर्ली चले गए, बच्चे के भी अर्ली जाते हैं। अब तो हम देखते हैं हमारे पास बच्चे आते हैं 13-14 साल की उम्र में, मेल्स के जो आगे से गंजे हो रहे हैं, सर से गंजे हो रहे हैं। कुछ होते हैं ना वो तो जेल लगा के बच्चे तो होते हैं, वो तो इस तरह की चीजें लगा जो ऐसी चीज़ें करते हैं रीबॉन्डिंग वगैरह करानी, उससे ये चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं। मगर कुछ होते हैं बाल वो वाले कि जो बीमारी की वजह से जाते हैं। बीमारी में भी 2 किस्म के हैं, कुछ बाल हैं जो वापस आ जाते हैं, कुछ हैं कि कभी नहीं आते। अगर वहाँ पर स्कार पड़ गया सर के अंदर, जो बाल खाया गया, जल्द खाई गई, वहाँ पर से स्कार पड़ गया, तो वहाँ पर बाल दोबारा कभी नहीं ग्रो करता। और जहाँ पर से स्कार नहीं पड़ा मगर एक बीमारी की वजह से, टाइफाइड होता है बच्चों को अक्सर आप देखें, वो कहते हैं हमारे बाल गिर गए, सब बाल वापस आ जाते हैं उसके अंदर। फिर कई लोग खुदा ना खास्ता जिनको कैंसर होता है, आप देखें उसके अंदर उनको दिया जाते हैं एंटी कैंसरस ड्रग्स दी जाती हैं, कीमोथेरेपी, उससे बाल सारे गिर जाते हैं, वहाँ बाल आ जाते हैं। हमारी डिजीज़ सोराइसिस या सबोरिया वगैरह जो भी हम डिस्कस करेंगे, इन सब में भी बाल गिरते हैं मगर ये वापस आ जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे तो ना जब गिरते हैं बचपन में उनको चोट लग जाती है सर में, वहाँ पर भी बाल नहीं आते। हाँ, ये वही आपने कहा जो मैंने बोला ना अभी कि जी जहाँ स्कार बन जाता है, वो गिरे, चोट लगी या वहाँ पर आपने टांके लगा दिए या कोई चीज़ कर दी, वहाँ पर से जल्द उखड़ गई, समझे बाल रूट से चला गया और वहाँ पर जल्द जो है खाई गई, निक्रोज्ड हो गई, खाई गई जल्द, वहाँ कभी दोबारा इम्प्लांट भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आपका हेयर फॉलिकल नहीं है और दूसरा वहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं है। बालों को चाहिए खून की सप्लाई। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि बालों को हेल्दी रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी का एक्सरसाइज करना। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके खून की ब्लड की सप्लाई बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो बच्चे कहते हैं अभी हम यंग हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चों में है कि ताकि उनकी सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड कॉन्टीन्यूसली चलती रहे, खाली सर के लिए नहीं है, ये बाकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है ब्लड की। इसलिए एक्सरसाइज इज़ द टॉप मोस्ट थिंग मैं कहूँगा इन चीज़ों के। बाकी तो ठीक है, बाल गिर जाएँ, अभी हम डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, एलोपेशियाज वगैरह होते हैं और किस्म की है कि उसमें क्या बाल आ सकते हैं, नहीं आ सकते, जो आ सकते हैं उसमें कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, कौन से तेल, लोशन, केमिकल, स्प्रेज कौन सी हैं, दवाइयाँ कौन सी ऐसी हैं कि जो इसमें दी जाती हैं, कुछ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नहीं दे सकते, वो सारा आपने बताना है अभी हमारे व्यूअर्स को। लेकिन डॉक्टर शाइका, वैसे ये जो ड्राइनेस है विंटर्स में ख़ास तौर पे ज़्यादा हो जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, जैसे जैसे सर्दियों का मौसम, विंटर्स आर अप्रोचिंग और अब तो बहुत ज़्यादा आ ही गई हैं, होता ये है कि हम गर्मियों की निस्बत सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। फिर ठंडी सर्द हवा जो है वो हमारी जिल्द को जनरली भी खुश्क कर रही होती है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ सर के ऊपर जिल्द नहीं बल्कि पूरी बॉडी की जिल्द ऑल ओवर ड्राइनेस की तरफ जा रही होती है। गर्म टोपियाँ, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल, जैसे अब मैंने सर ढका हुआ है, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो सर ढक के रखती हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज कि जब आप बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं और आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और नहाने की जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी टू से, वो हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन में सर्दियों में थोड़ी कम हो जाती है। दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि आपके बाल ज़्यादा जो हैं वो बंद रह रहे हैं एंड यू आर नॉट वॉशिंग देम प्रॉपरली, तो वहाँ पे फिर एक ख़ास किस्म का फंगस होता है जिसकी ग्रोथ हो जाती है, विच लीड्स टू सेबरिक डर्मेटाइटिस। और फिर उस फंगस को ख़त्म करने के लिए हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग सिकड़ी और खुश्की जैसी और ख़ारिश जो सर में शुरू हो जाती है उसका शिकार है, उनको चाहिए कि हफ्ते में 2 दिन वो एक रूटीन बनाएं कि वो एंटी फंगल, जिसमें कीटोकोनाजोल एक केमिकल होता है विच इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मेडिकेटेड शैम्पूज, उसका इस्तेमाल करें हफ्ते में 2 दिन, तो दैट कैन हेल्प। और खुश्की सिकड़ी से आप निजात हासिल कर सकते हैं। और उसमें यह है कि बालों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी, ये मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप देने लगी हूँ कि जब आप नहा रहे हैं तो उसके बाद आप जब बालों की बारी आई है तो पानी के टेम्परेचर को प्लीज़ ज़रा कम गर्म कर लें, बिल्कुल लूक वार्म वाटर से आपने बाल धोने हैं, बिकॉज बाल आपके दे आर मेड ऑफ प्रोटीन। हाँ। तो वंस आपको पता है कभी आपने अंडा फ्राई किया हो तो जैसे ही आप उसको हीट पे रखते हैं अंडा क्या होता है, हार्ड हो जाता है, तो प्रोटीन्स दे आर डीनेचर्ड। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा गर्म पानी सर पे डालेंगे आपके बालों पे इफेक्ट होगा। कॉलर्स को भी साथ साथ अपने शामिल कर लेते हैं। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, क्या बात करना चाहती हैं? मुझे मैम ये पूछना है कि मेरे ना सर में डैंड्रफ भी बहुत है और बाल गिरते भी बहुत हैं और मैं ठंडे पानी से वॉश नहीं करती हूँ।
अच्छा ठीक है जी, ठंडे पानी से वॉश नहीं करती हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं। एक और कॉलर है समीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कराची से बात कर रही हूँ। जी समीना, क्या बात करना चाहती हैं? मेरे 2-3 सवाल हैं, हेयर से और स्किन से रिलेटेड है कि मेरी जो स्कैल्प के ऊपर जो बाल होता है ना, जो हमारा स्कैल्प होता है, उसमें सेंटर से मेरे बाल जो है वो काफी सख्त हो जाते हैं हर थोड़े दिन के बाद। बहुत ट्रीटमेंट करवाती हूँ, ऐसे बड़ा सा गोला सा बन जाता है और कोई ट्रीटमेंट नहीं करती मैं, कोई डाई या इस तरह का, बस पता नहीं क्यों हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम आती है आपको, थोड़े दिन और सही हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि मेरे बेटा है 19 ईयर्स का, उसके बाल बहुत वाइट हो रहे हैं, तो उसके लिए बताइए। और स्किन के हवाले से बताइए कि स्किन पे इस मौसम में हम कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं, क्योंकि 90% डॉक्टर कहते हैं कि ऑयल जब आपका कम होता है तो आपको ज़्यादा डैंड्रफ आती है। ठीक है, चलें जी, अभी बता देते हैं। एक और कॉलर है मोहम्मद आजम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। ठीक, आप क्या बात करना चाहते हैं? तो मैडम जी, मैं इंटरनेट के जरिए ना, मैं वाजी करान से बात कर रहा हूँ। मैं इंटरनेट के जरिए आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो जी, कागान में है आप, कागान का मौसम कैसा है? यहाँ तो बड़ी ठंड है मैडम। यहाँ तो इस टाइम बर्फ हल्की हल्की मतलब पड़ रही है, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा मौसम हल्की सी धूप निकली है, लेकिन ये कि रात पूरी ना बर्फ पड़ रही। जबरदस्त, यानी कि आप मौसम को एंजॉय करें। लेकिन कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? जी मैडम जी, मैंने ये पूछना था कि मेरे बाल जो है ना बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हर तकरीबन 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मुझे कटिंग करानी पड़ती है। आपको पता ये तो बर्फबारी में अच्छी बात हाँ, बर्फबारी में है तो मसला हो सकता है जी। एक और कॉलर है शेख इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, शेख इमरान क्या बात करना चाहते हैं? जी ये पूछना है कि बाल खुशक, अगर इमरान आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे तो मैं आपकी आवाज़ बड़े अच्छे तरीके से सुन सकूंगी, लेकिन मुझे इसके अलावा आपकी आवाज़ नहीं आएगी। जी मैंने पूछना था कि बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की के वो बन जाते हैं जख्म से। चलिए ठीक है, अभी बता देते हैं आपको। चलिए डॉक्टर साहब बताएं। पहले तो थी हमारी कॉलर आयशा, उन्होंने कहा डैंड्रफ हो जाती है उनके सर में बहुत ज़्यादा। मेन टॉपिक तो आज का वही है डैंड्रफ का। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब भी बात कर रही थी कि ये मौसम वो वाला है सर्दी के अंदर, क्योंकि वॉशिंग कम होती है। गर्मियों में आप देखें डेली 2-2 दफ़ा सर धोया जाता है। सर्दी में यूजली बच्चे क्या बड़े भी सब कहते हैं अच्छा यार 2 दिन गुजर गए, 3 दिन भी गुजर जाते हैं बाल धोए हुए। तो इसलिए आप समझ लें हमारी एक तहें जमती जाती हैं उसके ऊपर। ये जो हमारा अपर लेयर ऑफ द स्किन है, इसमें जो कैरेटिन की लेयर है, ये तहें जमानी शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर जिस तरह उनका एक फंगस का एलिमेंट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्दियों में आपने करना क्या है इस तह और इस फंगस को दूर करने के लिए। एक तो शैम्पूज ये होते हैं जिनमें जिंक पायरेथियोन या कीटोकोनाजोल शैम्पूज वगैरह डली होती हैं। उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है केराटोलिटिक्स। केराटोलिटिक्स कहते हैं उन दवाइयों को कि जो रंदा फेरती हैं। जिस तरह आप लकड़ी के ऊपर, लकड़ी गंदी हो जाती है, आप ऊपर रंदा फेर के उसकी सफाई कर देते हैं। सेम इज़ द हमारी कुछ मेडिसिन हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड होता है। सैलिसिलिक एसिड क्या है? ये वो चीज़ है जो रंदा फेरता है। जो हर दवाई के अंदर ये कुछ मार्केट में ऐसी है कि जिसमें होता है, आप वो लगाते हैं, वो ऊपर से ना डेड स्किन को ऊपर से कैरेटोलिटिक करके वो तो उतारेंगी। वो बहुत ज़रूरी है, खाली शैम्पू से नहीं होता। ये जो टीवी पे ऐड दिखाते हैं कि एक शैम्पू आया बाल सीधा हो गया, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होके हो गया, स्ट्रेंथन्ड हो गया, कतई ऐसी चीज़ें नहीं है। हमें बड़ा ऑनेस्टली बोलना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो इसलिए आपको एक ये वो चीज़ें हैं कि जो लोगों की इनहेरिटेंस में भी आती है। कई लोग कहते हैं कि जी हमारे ख़ानदानी है, हमारी सिकरी जो पेरेंट्स के अंदर भी थी, पूरा उनके कपड़े भरे होते हैं इस तरह उसके अंदर, वो हर साल सर्दी में ज़्यादा होगी। तो दे नीड ए गुड शैम्पू, दे नीड ए गुड केराटोलिटिक एजेंट। वो जो डॉक्टर बताएगा जाके देख के कि भाई आपको किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। ऑयलिंग जो होती है वो ठीक है करें, ऑयलिंग ने कोई ठीक रूप नहीं करना उसके अंदर। या तो ऑयल के अंदर टिंक्चर कैप्सिकम कैंसरडीन या डिफरेंट केमिकल्स जो हम बनवाते हैं, डिस्पेंस करवाते हैं, या वो चीज़ें डली हों तो स्ट्रेंथन देगा उसके अंदर। तो अदरवाइज आम ऑयल जो है इसने कुछ नहीं करना होता जाके आम ऑयल ने। ठीक है, इट्स ए हेल्दी फॉर योर हेयर, आपकी स्किन को जाके नरिश करता है, मगर इसने को बालों को बहुत तगड़ा नहीं करना होता। ठीक है। वैसे डॉक्टर शाइका, उन्होंने एक खातून पूछ रही थी कि उनके बेटे के जो सर के बाल 19 ईयर्स का अभी और वाइट हो गए हैं सारे बाल।
उसकी बिल्कुल, रीज़न क्या है? मैं इसी पे थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेइंग ऑफ हेयर इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो अब आजकल हमारे टीनेजर्स और जो मिड 20s इवन अर्ली 20s के लोग फेस कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारा रोल डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया, बिल्कुल बजा फरमाया कि डाइट जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज की उन्होंने बात की, उसके साथ डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारी जो बच्चों की और टीनेजर्स की डाइट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जंक फूड पे, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन इट। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ता जिसको हम उर्दू में कहते हैं, या चीनी, मीठा, ये दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग जो हमें बालों की ग्रोथ के लिए चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा, बाल दे आर मेड अप ऑफ केराटिन विच इज़ प्रोटीन। तो अ हाई प्रोटीन डाइट एंड अ बैलेंस डाइट। बच्चों में हम देख रहे हैं कि प्रोटीन इनटेक उनकी बहुत कम है। एंड देन देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ नोन एज विटामिन एच, जो अब आ गई है, विच इज़ अवेलेबल और डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। बायोटिन विच इज़ विटामिन एच, जो अब हम प्रिस्क्राइब करते हैं और डिफरेंट टैबलेट्स की फॉर्म में देते हैं। और व्हेन यू सारे न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज, जैसे आयरन डिफिशिएंसी कैन कॉज, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसका हीमोग्लोबिन ही कम हो तो हम कहेंगे आयरन डिफिशिएंसी। हमें फर्दर आयरन स्टडीज़ करानी पड़ती हैं टू नो कि पेशेंट का फेरिटिन लेवल कैसा है, उसकी बॉडी के आयरन स्टोर्स कैसे हैं, हमें उनको बिल्डअप करना चाहिए। तो जो मैं लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि हेयर लॉस हो या डैंड्रफ हो, दिस इज़ अ डिजीज़। यू कैन नॉट, आप घर में बैठ के उसको अंडा लगा के, दही लगा के आप उसको ठीक नहीं कर सकते। वी नीड टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गेट इट ट्रीटेड अगर वो ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इसमें ना मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि जो वाइट जैसा बात हो रही है, एक दफ़ा बाल वाइट हो जाए, ये कभी दोबारा डार्क या ब्लैक अपने नॉर्मल में नहीं कभी आ सकता। वहाँ मेलानिन गायब हो जाती है बालों के अंदर, जो एक पिगमेंट होता है। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने उन्होंने बताया, मगर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जेनेटिक्स। अगर जेनेटिकली एक पेरेंट्स कहते हैं कि हम दोनों के बाल वाइट अर्ली एजेस में हो गए, बहुत ज़्यादा समझे 90% जो बच्चों के बाल वाइट होते हैं पेरेंट्स की वजह से होते हैं, या उनके ख़ानदान की वजह से, मामू और फुफ्फो की वजह से ज़्यादा जा रहे होते हैं बाल, जो जाते भी हैं वाइट होते हैं, इससे ज़्यादा इल्ज़ाम उधर चला गया। जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, रिश्तेदारों पे हमने डाल दिया, वो कहेंगे बालों में भी नहीं हमें छोड़ा। अच्छा, लेकिन एक जिस तरह से वो कागान से हमारे साथ कॉलर थे, उन्होंने कहा कि उनके बाल तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और वहाँ इतनी ठंड है, उनके लिए मसला है, वो उनको मसला लग रहा था। अच्छा, देखें, बाल दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि बड़ा स्लो ग्रोइंग होते हैं, एक होता है एज के साथ स्लो हो जाते हैं। याद रखें, जब एज ज़्यादा होती है तो बालों की ग्रोथ की भी पैटर्न स्लो हो जाता है उसके अंदर। अब जैसे वहाँ वो बैठे हैं, और ये भी जेनेटिकली होता है, कईयों को बहुत तेज़ बाल ग्रो करते हैं, कईयों को लो होते हैं। ये वो जो 3 हमने स्टेजेस दी हुई हैं बालों की, उनमें एक स्टेज होती है जिसके अंदर बड़ा तेज़ बाल ग्रो करता है, तो ये उसमें उनको हो रहा है, वो तो उनको तो कुछ नहीं कर सकते। लोग तो फ़ायदा कहते हैं कि ये चीज़ फ़ायदा कहते हैं। मैंने यही कहा ना, मैंने कहा वहाँ पर सर्दी है, इतनी ठंड है, एंजॉय करना चाहिए उस मौसम में, खास तौर पे लंबे बाल ही रखे तो कोई मसला नहीं होगा। एक कॉलर है हसनैन, अस्सलाम वालेकुम। कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है। ईमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम अस्सलाम। जी ईमान, क्या जानना चाहती हैं? जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी एज है 14 ईयर्स और उसके बालों में बहुत ज्यादा खुश्की है, और सर्दियों में ना उसकी आईलैश पे डैंड्रफ आ जाती है। तो इसके लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं यूज करूँ? चले, बहुत ज्यादा उसकी ना आईलैश पे आ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है कि आईलैशेस पर भी आ जाती है। जी, जो जिस कंडीशन की तरफ इन्होंने इंडिकेट किया, जो मुझे सुन के लगा कि जो बच्चा है ही सफरिंग फ्रॉम सेबरिक डर्मेटाइटिस। सेबरिक डर्मेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ना सिर्फ ये कि बालों में खुश्की सिकड़ी, जो कि आम लोगों को भी होती है, मगर जब ये एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये इवन आपकी भौं यानी आईब्रोज में, आपकी आईलैशेस में, कानों के पीछे और नेज़ोलेबियल फोल्ड्स यानी चेहरे के ऊपर और इवन चेस्ट के ऊपर आपको जो है उसके निशानात डैंड्रफ के और सुर्ख निशानात नज़र आने लगते हैं। तो अब दिस इज़ हाई टाइम कि वो अपने बेटे को किसी अच्छे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। बिकॉज क्वालिफाइड का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हम बहुत दफ़ा अपने डॉक्टर से ये नहीं पूछते या ये नहीं देखते कि उनका PMDC नंबर क्या है, और हम क्वैक्स पे एंड अप होते हैं, विच इज़ वेरी बैड। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट इज़
प्रॉपर्ली क्वालिफाइड और फिर उससे हमें ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट आपने इंशाल्लाह वो 2 to 4 वीक्स में बच्चा इंशाल्लाह ताला 2 to 4 वीक्स में he'll be fine। बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो खुश्की है अगर ये जो बढ़ जाए बहुत ज़्यादा तो इससे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पैदा हो जाती हैं और इनसे छुटकारा कैसे हमने? आप देखें जिस तरह वो अभी बता ही रहे थे सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ठीक है, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है कि एक चंबल बनती है, इट्स ए चंबल, ये जो उर्दू ज़ुबान में या अपनी ज़ुबान में एक्जिमा इसको कहते हैं, डर्मेटाइटिस एक्जिमा कहते हैं। एक दफ़ा डेवलप हो गया तो इसमें आगे फर्दर लोग क्या करते हैं, नोचना शुरू कर देते हैं। बालों में खुश्की होती है ना तो हर वक्त बैठे नोच रहे होते हैं, तो वहाँ जब नोचेंगे तो वहाँ पर इन्फेक्शन अंदर चली जाएगी, तो पस पड़ेगी, फोलिकुलाइटिस, फुरुंकुलोसिस, पस इतने बड़े आबले बन जाएंगे सर के अंदर। आबला अगर ठीक नहीं होता तो वो नीचे से जिल्द को आपकी खा जाएगा, और वो जो मैं अभी पहले शुरू में कहता था कि वो जो जड़ों को खा जाने वाला, तो फिर वहाँ पर बाल कभी नहीं आएंगे। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट हमारी डिजीज़ ऑफ फोलिकुलाइटिस डिकल्वेंस एक होती है जिसमें जड़ें सारी खाई जाती हैं बालों की। अगर उसके अंदर पहले दिन से एंटीबायोटिक्स ना दी गई हो, तशखीस ना की गई हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी चीज़ की तशखीस करना ताकि उसके मुताबिक चलें। एंटीबायोटिक्स दें, शुरू में ही उसको काबू करें। अगर खाली सबोरिया है तो उसके शुरू में उसको बताएं कि कौन से लोशन क्रीम वगैरह क्या देंगे उसके। बाकी अगर हेयर फॉलर है वो सब बाद में ठीक हो जाएगा, पर आपको दवाई बीमारी को शुरू में कंट्रोल करना है उसमें। शुरू में ही हमें बीमारी को कंट्रोल करना है। लेकिन डॉक्टर साहब वैसे अगर जो लड़कियों की ख्वाहिश होती है ना कि हमारे लंबे घने बाल हों, तो सर्दियों में अपनी बालों की किस तरह से उनको केयर करनी चाहिए? जी बिल्कुल, हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है, बिल्कुल सही कह रही हैं। और फ़ीमेल साइड की अगर बात की जाए और फीमेल जेंडर की बात की जाए तो उनमें हेयर लॉस की और भी कुछ वजूहात हैं जिसकी तरफ मैं आने वाली थी, जिसमें अब आजकल जो है हेयर डाइंग का और स्ट्रेटनिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। फिर हम हेयर केयर प्रोडक्ट बहुत सारी यूज़ करते हैं कि जी ये सीरम लगा लो, और अब ये स्ट्रेटनर के बगैर तो हमने बाहर नहीं जाना। मगर ये याद रखें ये सारी जो आपकी हीटिंग जो इक्विपमेंट्स हैं लाइक कर्लर्स हैं या स्ट्रेटनर्स हैं, अगेन ये आपके बालों को डैमेज करें। तो आप इस्तेमाल करें, मैं ये नहीं कहती नहीं करें, ज़रूर करें, मगर इसको कम से कम इस्तेमाल करें। और फिर अपने बालों की रेगुलर वॉशिंग, उनकी रेगुलर हम डाइट, सबसे पहले तो डाइट, जब आपकी एक बैलेंस डाइट है जिसमें आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट और प्रोटीन का इंटेक आपका प्रॉपर है, डाइट जो है ना वो करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्सरसाइज भी करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए। तमाम चीज़ों से आपके बाल जो है ठीक रहेंगे और विंटर्स में आपको इस किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाइका आपका भी, और डॉक्टर अली काज़मी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने जो है ना सीख ली होंगी चीज़ें, टिप्स जो हैं वो डॉक्टर साहब ने दिए हैं उस तरह वो भी आप लोगों ने सीखे होंगे, और आपके बालों की जो हिफाजत है वो आप सर्दियों में ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेना छोटा सा ब्रेक, और मेकअप टिप्स जो हैं वो भी हम आपको देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। मौसम बदल रहा है तो मेकअप के जो ट्रेंड्स हैं वो भी बदल रहे हैं, और ऐसे में हर एक को होता है कि भाई अब कौन सा ट्रेंड इन है, कौन सा आउट है, हमें किस तरह का लिबास पहनना है, किस शादी में किस तरह के कपड़े पहने और कौन से इवेंट पे कौन से कपड़े पहनने हैं। वो तमाम चीज़ें, बड़े सवालात होते हैं आप तमाम ख़वातीन के खास तौर पर जहनों में। लेकिन मर्द हजरात है वो भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी इन तमाम ट्रेंड्स के साथ साथ चलना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो भी फैशन को फॉलो करें, जो जो फैशन इन है, जो जो मेकअप के ट्रेंड्स या फैशन कपड़ों के ट्रेंड्स इन है वो भी उन्हीं को फॉलो करें। तो इन तमाम चीज़ों के और तमाम सवालात के जो आपके दिमागों में चलते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि वेडिंग सीज़न है, विंटर्स हैं, इन तमाम चीज़ों का जो कम्बिनेशन है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए भी चूज़ करना हर चीज़ को कि मेकअप कौन सा चूज़ किया जाए, कपड़े कौन से चूज़ करने हैं। तो इन तमाम जो सवाल आपके जहनों में है ना, इनके जवाब आज हम आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में देंगे। अपने गेस्ट से आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो हमें ज्वाइन कर लिया लाहौर स्टूडियो में मेकअप आर्टिस्ट हैं और सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं माहीन। बहुत बहुत शुक्रिया माहीन आपके वक्त का। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं, सादिया जुहेब। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया आपके वक्त का भी। और हमें ज्वाइन किया है कबीर गिल, मेकअप आर्टिस्ट हैं आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया कबीर आपका भी कि आपने हम लोगों को ज्वाइन किया है। और वकास शेख हैं, आप भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वकास। और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अली कासमी ने, डिज़ाइनर है। बहुत शुक्रिया अली कासमी आपके वक्त का भी। तो ये हैं हमारे गेस्ट, इनसे हमने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया। यकीनन आज ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के टिप्स देने वाले हैं। तो सबसे पहले माहीन आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। कौन से मेकअप ट्रेंड्स, कौन से कपड़े जो हैं, किस किस्म के कपड़े आजकल ख़ास तौर पर जिस तरह वेडिंग सीज़न है तो मेकअप और कपड़ों का कम्बिनेशन किस तरह का होना चाहिए, ज़रा हमारे व्यूवर्स के लिए क्लियर करें। जी बिल्कुल, विंटर में तो वेडिंग सीज़न जो है अरूज पे होता है हमारा,
और मैं समझती हूँ कि ब्राइड को बहुत ही अपना जो फर्स्ट डे का ड्रेस है या अपना सेकंड डे का जो ड्रेस है वो बहुत ही सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए और ख़ास कर इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो अच्छा कैरी कर ले उसको। कई दफ़ा हम लोग यूँ भी करते हैं कि शौक में एक चीज़ ले लेते हैं या परचेज कर लेते हैं या पिक्चर दिखाकर जब वो पहनते हैं तो डिज़ाइनर्स वो चीज़ उस तरह से उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप अपने डिज़ाइनर पर डिपेंड करें, वो आपके लिए डिज़ाइन करे आपके जो आप अच्छे तरीके से कैरी कर सकें। सेम इसी तरह मेकअप का भी है कि हम लोग जब मेकअप करते हैं हमारी भी कोशिश होती है हमारी ब्राइड अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, लेकिन ब्राइड इतनी कॉन्शियस होती है वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो मैं समझती हूँ कि वो भी अपने मेकअप आर्टिस्ट पे डिपेंड करें, जिस तरह से डिज़ाइनर पे करना चाहिए कि मेन वही बताएगा। दूल्हे का भी वैसे हाल होता है, वो भी कहता है कि यहाँ से करें वहाँ से वो करें, मुझे भी अच्छा होती है कि वो उसको समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। तो डिपेंड करता है कि उसको करना चाहिए ट्रस्ट अपने मेकअप आर्टिस्ट पे। और मेरी भी कोशिश यही होती है कि मेरी ब्राइडल खूबसूरत तरीन लगे ताकि वो हमेशा हमें याद रखे अच्छे लफ्जों में। तो आजकल बड़ा कुछ चल रहा है मेकअप में। लाउड मेकअप भी चल रहा है, सटल भी चल रहा है। लाउड मेकअप को ज्यादा लाउड मेकअप में वैसे मैं हमेशा से कहती हूँ मैं खुद भी ज्यादा मेकअप नहीं करती, लेकिन ब्राइडल मेकअप में अच्छी लगती है। जो हमारा ट्रेडिशनल सा एक लुक है, गोल्ड आई शेड्स या लाइट सा ग्लिटर या अच्छा रेड लिप कलर, तो इस चीज़ को भी बड़ा ब्लेंड करके आंख पे डालना या फेस पे डालना भी मैटर करता है। ठीक हो गया, ठीक है। यानी कि लाउड मेकअप आप सजेस्ट करते हैं कि ब्राइड के लिए होना चाहिए। मैं समझती हूँ ब्राइड को मेकअप करना चाहिए, ये नहीं है कि वो देखिए मेकअप आर्टिस्ट का क्या काम है, मेकअप तो करना चाहिए, लेकिन जिसमें आप अच्छे लगें। कई लोगों को मेकअप बहुत सूट करता है, कई लोगों को बिल्कुल भी नहीं करता, तो फिर भी मेकअप आर्टिस्ट का ही काम है। तो वो किस तरह से उसको किस तरह से ब्लेंड करे, उसके फेस पे कैसे मेकअप डाले, तो ये मेकअप आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है। तो उसको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। बिल्कुल यकीनन मेकअप आर्टिस्ट पे ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन डिजाइनर का कितना हाथ होता है उसकी शख्सियत को खूबसूरत बनाने में, ब्राइड की और ग्रूम की। अली काज़मी जरा बताइएगा। वो डिज़ाइनर से ज़्यादा तो मेकअप आर्टिस्ट का भी होता है, लेकिन ये है कि डिज़ाइनर का अगर जोड़ा अच्छा नहीं है, अगर आपका नॉर्मल भी अगर मेकअप अच्छा नहीं है तो आपका बिल्कुल जोड़ा भी फजूल है। कॉम्बिनेशन है दोनों डिजाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट का। इसके अलावा तो फिर ब्राइड बिल्कुल भी नहीं है। ये होता है ना कि अगर आप जोड़ा एक हैवी बना लेते हो और उसके साथ मेकअप आपका उस टाइप का नहीं है कि अगर दुल्हन का जो मेकअप होता है उसका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, तो फिर जोड़ा भी आपका बिल्कुल फजूल है उसके। लेकिन वैसे विंटर्स की अगर बात की जाए तो कौन से ट्रेंड्स इन है इस वक्त कि दुल्हन को खास तौर पर किस तरह का जोड़ा पहनना चाहिए, किस स्टफ का पहनना चाहिए, लहंगा वगैरह? क्योंकि ठंड है, ठंड के लिहाज से शिफॉन वगैरह तो बहुत बारीक कपड़ा है, उस लिहाज से रॉ सिल्क फैब्रिक और गेंजा कुछ कदरे बेहतर है। और दुल्हन के लिए आप लोग जैसे आते हो बारात पे, तो बारात पे लहंगे बहुत इन है, लहंगा चोली है, और वली पे भी मैक्सिस चल रही है, मेहंदी पे जो है गरारे शरारे दोनों इन है। ठीक होगा। ये ट्रेंड्स जो हैं वो इन है, और इनको जो है ना आजकल जो ब्राइड्स है वो इन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो करती है। बहुत अच्छी फिटिंग आती है, लेकिन ये कि थोड़ा सा बल्कि अगर आप हैं तो आप पे सूट नहीं करता बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे सादिया अगर देखा जाए मेकअप की हम बात करें तो लाइट मेकअप भी क्या विंटर्स में ब्राइड्स पर सूट करता है? जैसे अगर हम रिसेप्शन की बात करें, एक्चुअली आजकल ज़्यादातर जो ब्राइड्स हैं ना वो अपने माइंड में रख के आती हैं चीज़ को, और वो खुद भी पिक्चर्स भी हमें दिखाती हैं कि आप ये हमें चाहिए, लोग ये चाहिए। लेकिन बहुत आजकल सॉफ्ट मेकअप चल रहा है, जैसे कि आप रिसेप्शन की बात कर रही हैं, उन दिनों में वो जो दिन है उसमें ज़रा हम चाहते हैं कि जो बारात की लुक होती है उससे वलीमे की लुक जो है वो बहुत लाइट होनी चाहिए, बहुत डिफरेंट होनी चाहिए। और वही बात है कि आजकल बहुत ग्लिटर्स इन है, बहुत ग्लोई मेकअप चल रहा है, तो वो बड़ा अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है लाइट मेकअप के साथ ग्लिटर्स और ग्लोई आपका चीक्स जो होते हैं, आप बहुत ग्लोई कर चल रहे हैं आजकल, तो बहुत अच्छा लगता है। शिमरी और बहुत अच्छा। बाकी ब्लेंड बहुत होना चाहिए, ब्लेंडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यही होता है कि बारात पे अगर थोड़ा हमारा कल्चरल सा एक लुक है, ठीक है ना, उससे हमारी लड़कियों को प्यार है, ठीक है। मैंने अक्सर देखा है लोग हमारे पास जब बाहर से आते हैं ना तो हमारा पाकिस्तानी ब्राइडल मेकअप ढूंढते हैं, उनको बड़ा पसंद होता है वहाँ पर। तो वही बात है, ब्लेंडिंग अच्छी हो और फर्स्ट डे को थोड़ा सा आप उसको डार्क कर लें, लेकिन सेकंड डे जिस तरह से उन्होंने बताया थोड़ा सेटल में आप जा सकते हैं। लेकिन आपने यही बात की ना कि किसी पे लाइट मेकअप सूट करता है, किसी पे डार्क, कुछ लोग बात नहीं सुन रहे होते। अब एक आंख होती है जिसको बहुत मेकअप की जरूरत ही नहीं है, अगर उसको मेकअप करेंगे तो और एनहांस
परफॉर्मेंस होगी और वो बुरी लगेगी, लेकिन लड़कियां जो है अक्सर वो भी नहीं माहीन सुन वाली रही बात आ गई है कि मेकअप आर्टिस्ट का भी बड़ा काम होता है कि वो उसको कैसे उस चीज़ों को हैंडल करें। लेकिन वकास, वैसे तो यहाँ पर हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट ना दोनों कह रही है कि भाई ब्राइड जो आती है वो अपनी मर्जी की पिक्चर्स दिखाती है और अपनी चीज़ें दिखाती है और अपनी मर्जी का मेकअप करवाना चाहती है, लेकिन क्या लड़कों के भी ऐसे ही होते हैं? उनके भी शिकवे यही होते हैं कि भाई हमने तो ये करना है, उन्होंने वो भी यही कुछ करते हैं सारा कुछ? नहीं, लड़कियों की तरह लड़के इतना फसी नहीं होते हैं। लड़के सारा कुछ आप पे छोड़ देते हैं। नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर लड़के भी जो है वो बड़ा टची हो जाते हैं। लाइक बियर्ड के ऊपर काफ़ी जो है उनको होता है, कंसर्न्स होते हैं कि हमें बियर्ड इस तरह का चाहिए। हेयर स्टाइल्स के ऊपर जो है वो चाह रहे होते हैं कि हमारा हेयर स्टाइल जो है वो बाकी स्टैंड आउट करना चाहिए। सो ये लकीली अभी जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, लड़कों में भी काफ़ी अवेयरनेस होती जा रही है मेकअप की एंड ग्रूमिंग की। तो वो भी हमारे पास आते हैं, अपनी अपनी डिमांड्स पुट करते हैं और फिर हम उनको अपने तरीके से गाइड करते हैं कि सर ये चीज़ आप पे सूट करेगी, ये चीज़ नहीं करेगी। बट इफ दे स्टिल इंसिस्ट वी हैव टू गो बाय एज पर द डिमांड्स, तो हम उनको उन्हीं की तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसे मुश्किल नहीं होता कि क्या बहुत ज़्यादा ऐसे आपके पास आते हैं ग्रूम जो कि बहुत ज़्यादा फरमाइशी हों? नहीं, इतना फसी नहीं है, इतने फसी नहीं है, बट ठीक है उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है और वो जस्टिफाई भी हम कर सकते हैं उनको। वो इतनी लड़कियों से कदरे बेहतर होता है। ये अब कंपटीशन में आ रहे हैं, ये भी तैयार हो। बिल्कुल, उनको भी ग्रूमिंग सेंस जो है ना उनकी भी ज्यादा हो रही है। और वो भी लाइक कंप्लीट ग्रूम पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, आल्सो दे आर टेकिंग। लड़के भी ये पैकेजेस पूरे ले रहे हैं। आई शेड भी लगता है उनको और लिप ग्लॉस लाइक ग्रूमिंग होती है, उनके बेस लग रहे होते हैं, कंटूरिंग आईब्रोज, मस्कारास लग रहे होते हैं। अच्छा, वैसे लड़कों का मेकअप किस तरह से, कबीर आप बताएं जरा। लड़कों का लाइक मैं जो लाइक मोस्टली होता है कि मैं एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, फिर लोग मुझे लाके देते हैं कि जो आपने ये वाली लुक की थी हमें भी ये चाहिए। लाइक हेयर स्टाइल है ना, ये वाली लुक चाहिए। वो देखते हैं कि उसके फीचर्स कुछ हो रहे हैं, आप पूछ रहे हैं लेकिन हमें ये बना दे। तो वो लाइक हम कहते हैं ठीक है, दैट्स ग्रेट। हम अपने स्टाइल से कहते हैं, फिर वो सेटिस्फाई रहते हैं कि हमने बोलते हैं कि हमने ये लुक किया है, तो उसमें खुश होते हैं। इसी तरह मैं जब एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा था, उनको भी ये होता है कि जब आपने इस एक्टर का हेयर डाई किया है, हमें भी यही डाई चाहिए। अब हर कलर, हर हेयर पे डिफरेंट डाई आता है। और मेकअप में भी यही होता है कि लाइक जब ब्राइडल मेकअप है, मोस्टली ब्राइड होती है चेंज ट्रेडिशनल ब्राइड्स, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं जितना ही सेटल मेकअप हो, जितना न्यूड मेकअप हो, अच्छा लगता है। जितना न्यूड मेकअप ट्रेंडेड और ब्लेंडेड और ग्लोइंग हो, बेस बिल्कुल कम से कम हो और शाइनर ज़्यादा ऐड हो तो अच्छा लगता है। क्योंकि मेकअप की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से मेकअप आपने कहा कि बेस की आप बात करते हैं, लाइट होनी चाहिए। कौन से फेसेस है जिन पे मतलब होता है ना उनके नंबर्स होते हैं, जैसे डार्क कंप्लेक्शन है तो उस पर किस तरह की बेस सूट करेगी? अगर कोई वाइट है, बहुत ज़्यादा वाइट है, तो उसके ऊपर कौन सी बेस सूट करेगी? अच्छा, आजकल मुसरत मिसवा की बेसिस बहुत ही ना इतनी अच्छी हमारी स्किन पे बैठती हैं, जो पाकिस्तानी ब्राइड्स उनकी स्किन पे बड़ी अच्छी एडजस्ट होती है। अब जैसे मुसरत मिसवा की मौका जो डार्क टोन के लिए है, न्यूड और बेज की तरफ जाएंगे तो थोड़ी फेयर टोन के लिए है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। वेदर के हिसाब से भी बिल्कुल एडजस्ट होती है, एक दो ड्रॉप लो उसका पूरा फेस से कवर हो जाता है। तो इस टाइम बेस्ट जो मुसरत मिसवा की जा रही, सेम ही प्राइसेस ऑलमोस्ट क्रेलॉन और इसको मिक्स कर दें तो आई थिंक लिक्विड इज बेस्ट। ठीक है, लिक्विड विंटर में आप कहते हैं कि लिक्विड जो है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। सेम ठीक हो गया। वकास, वैसे जिस तरह से हम अगर लड़कियों की बात करें, लड़कियों के फेसेस पे, इसी तरह जो लड़के हैं अगर ग्रूम अगर है उसके फेस पर भी हम लोगों ने लिक्विड बेसिस को यूज़ करना है? हम दोनों यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का स्किन टोन किस तरह की है, प्लस स्किन का स्ट्रक्चर किस तरह का, बिकॉज मेल का थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है स्किन का वो कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू फीमेल थोड़ा सा हार्ड टोन होती है उनकी, तो हम उसके फेस के हिसाब से, उसकी स्किन के हिसाब से जो है हम उनको बेसिस को यूज़ करते हैं। ठीक होगा। वैसे अगर बात कीजिए माहीन ब्राइड्स की, तो वो कोई, क्योंकि ब्राइड ये तो नहीं है जो कहती है कि बहुत ज़्यादा मुझे गोरा दिखना है, कुछ होती हैं ब्राइड कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, इस तरह से अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखाने के लिए कहती है मेकअप ज़्यादा अप्लाई कराओ। अच्छा, आजकल ना दोनों चीज़ें चल रही हैं। कई दफ़ा ब्राइड्स जो है वो बिल्कुल कहती हैं जी हमें बहुत सेटल मेकअप चाहिए, ठीक है, सेटल बेस चाहिए, लेकिन कई दफ़ा उनको केकी लुक चाहिए होती है, थोड़ा मुझे गोरा दिखना है, क्योंकि होता है कई दफ़ा फैमिली में सब गोरे गोरे हैं, तो अगर उनका कलर थोड़ा टैन है तो वो चाहेंगी कि जी मैं गोरी दिखूं। लेकिन मैं फिर भी उनको यही कहती हूँ कि तुम सेटल में रहो, बेस जितनी कम होगी अच्छा उससे इफेक्ट आता है। आप आई मेकअप डार्क कर दें, मतलब आई मेकअप को डार्क कर दें, लिप कलर डार्क ले लें, लेकिन बेस को सेटल ही होना चाहिए।
लेकिन जिस तरह से हम लोग अगर देखा जाए शादी पिक्चर्स वगैरह अगर बनवाती हैं, जब शूट वगैरह करवाती हैं ब्राइड्स वगैरह भी, ग्रूम भी, तो उस वक्त आपके ख्याल में कौन से मतलब बेस के कलर होने चाहिए? जैसे हम देखा जाए ना कि टैन अगर होता है तो वो स्क्रीन पे भी ज़्यादा अच्छा आता है, शूट मैं यही बताने लगी थी कि जो टैन है ना, थोड़ा सा जब आप थोड़ा उसको टैन करते हैं तो वो पिक्चर्स में बहुत अच्छा आता है। जब आप फीचर इन्हेंस करते हैं ना, कॉन्टोर अच्छी होती है और आपका जो टैन, आप टैन की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं, बहुत टैन नहीं, लेकिन आप जिस तरह आपकी नेक है या आपके जो हाथों का रंग है तकरीबन उसी तरह का नेचुरल आप अगर उसको लड़की को दिखा रहे हैं तो वो पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। और वैसे लड़कियों की ज़्यादातर डिमांड पाकिस्तान में जो हमारी दादियाँ नानियाँ हैं ना, अगर दुल्हन थोड़ी हम टैन करके भेज दें तो वो बातें करना क्या बन के आ गया, आपने क्या किया, तो बच्चियाँ थोड़ी पजल हो जाती हैं। लेकिन आजकल ये बच्चियों को पता है कि हमारा शूट पे बहुत पैसा लग रहा है, वो आउटडोर शूट्स होते हैं या बहुत ज़्यादा उसके लिए। अच्छा, वैसे आउटडोर शूट्स की अगर आपने बात की तो उसके लिहाज से भी मेकअप के वो होता है ना कि भाई आउटडोर शूट है तो हमारा मेकअप उसके लिहाज से डे लाइट में कुछ और होना चाहिए, ये भी होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए इतनी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा फेयर में नहीं जाना चाहिए। आउटडोर शूट सब कवर हो जाता है उसमें आपको बहुत, लेकिन आपको बड़ा सेटल्ड मेकअप उसके लिए करना चाहिए आउटडोर के लिए। वैसे कि मतलब आई थिंक कि ब्राइडल को ना ज़्यादा टैन में जाना चाहिए, नहीं ज़्यादा ब्राइड में जाना चाहिए, क्योंकि ब्राइडल को सबने रेल में देखना है, ठीक है ना, तो वो खुद भी उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है अगर हम उसको ज़्यादा टैन कर देंगे या ज़्यादा फेयर कर देंगे। बेस बस सेटल होनी चाहिए। आई थिंक बेस जो है ना आपके अपने कलर के मुताबिक ही होनी चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को बस उसको इन्हेंस कर दें अपने फीचर्स को और ये सारा कुछ। अदरवाइज आप आई मेकअप अच्छा कर दें, लिप कलर अच्छा फ्रेश लगा दें तो ब्राइड अच्छी लगती है। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, खुरम लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खुरम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बात क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका शो बड़ा अच्छा जा रहा है, थैंक यू। और दूसरा ये, मैं जो मेकअप आर्टिस्ट है इनसे बात करना चाह रहा हूँ कि क्या जरूरी है कि हम ग्रूम को बेस ही लगाएं? क्योंकि जब आप किसी भी फंक्शन में जा रहे होते हैं तो आप जब ग्रूम के पास बैठ रहे होते हैं और ग्रूम के ऊपर बेस जो है वो बहुत ऑकवर्ड लग रही होती है। ठीक, चलें जी। ग्रूम वकास आप बताएं जरा, क्या वो कह रहे हैं जरूरी है ग्रूम को बेस लगाई जाए? देखिए ज़रूरी है। अभी जैसे अभी हम फ़ोटोशूट की बात कर रहे थे, अगर हम स्टिल फ़ोटोग्राफी की बात करें तो स्टिल फ़ोटोग्राफी के अंदर आपके जो चीज़ें होती हैं वो हम फ़ोटोशूट में हाइड भी हो सकती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फिज़िकल अपीयरेंस, यस ज़रूरी होता है कि आपकी स्किन टोन को जो है हम मैच करें आपकी नेक और आपके हैंड के साथ। लाइक लड़के जैसे होते हैं, बॉयज़ होते हैं, मोस्टली जो है वो आपने आउटडोर में काफ़ी रहना होता है, आपने बाइक चलानी होती है, आपने क्रिकेट खेलना होगा, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपकी स्किन टोन जो है वो डल हो जाती है। सो टू मैच अप विद योर स्किन एंड हैंड्स, इट इज़ नेसेसरी कि हम आपको जो है वो हम बेस जो है उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन जो है वो ज़रूरी हो जाती है। ज़रूरी होती है। प्रॉपर बेस लगाते हैं, टचअप्स होता है, जहाँ स्पॉट्स होते हैं उनको कवर किया जाता है, स्किन को लाइक इवन टोन कर दिया जाता है। उसको बगैर दूल्हा अच्छा भी नहीं लगता ना, वो जो ब्राइड वो कंफ्यूज हो गए ना। 80,000 का मेरे ख्याल में अब कोई ब्राइड का शूट अच्छा होता है तो अब ग्रूम भी कहता है कि जी मैं भी अच्छा लगूं। दोनों कंपटीशन में तैयार हो रहे थे, लेकिन उस टाइप की बेस नहीं होती उनकी थोड़ा सा लाइट सा होता है बिल्कुल। दोनों को हम बहुत लेके कुछ तो मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं जो मतलब मेल मेकअप जो करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कभी दूल्हा कार्टून भी लग रहा होता है। वो अगर वो तैयार बहुत बुरा लग रहा है। मेरे वो सिर्फ उसकी फेस पे अप्लाई किए थे ना, उसकी नेक में नहीं किए थे, इस वजह से वो ऐसे लग रहा होता है। ये मेकअप आर्टिस्ट ख्याल में तो अब वो मर्द भी जो कभी मेकअप नहीं करते थे अब वो भी कहेंगे कि यार नहीं शादी पे मैं करा लूँ, शादी पे हर कोई करा ले, ऐसा ना हो कि मैं ब्राइड से हल्का लगे। अब ग्रूम की बात करें, अब तो मतलब जो हमारे मेहमान होते हैं जैसे कोई घर वाले मर्द हज़रात हैं वो भी मेकअप करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि सबका शूट होना होता है। एक्चुअली सारी बात आती है, पिक्चर्स आनी होती है ना, तो फिर पिक्चर्स की वजह से वो बड़ा क्रेजी होते हैं। हाँ, इस वजह से। लेकिन अच्छा कबीर, जिस तरह से हम मेकअप की बात कर रहे हैं, विंटर्स में खास तौर पर अगर देखा जाए ब्राइड को मेकअप जब करते हैं तो आई मेकअप किस तरह का होना चाहिए, लिप कलर उसके साथ कैसा होना चाहिए, जरा वो भी हम लोगों को बता दें। सेम बात के लाइक कोई ब्राइड आती है मेकअप कराने घर से तो उसके घर वाले कहते हैं कि इतने पैसे लगा के मेकअप नहीं करवाया। अगर ना करो अब देखा जाए तो लुक आजकल जो है न्यूड की तो डल आईज होगी, लाइक लिपस्टिक तो इसे ब्राइट कर सकते हैं आप, इस टाइप की चीजें, ब्लश ऑन थोड़ा पिंकिश में थोड़ा ब्राइट कर, बारात के लिए फर्स्ट डे पे भी यही चल रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अंडरस्टैंड कर जाते हैं, कुछ लोग जो नहीं करते, जो नहीं करते वो ये समझते उनको काम नहीं आता। लाइक हमारी कोशिश होती है कि ब्राइड जो एक्चुअल लुक है उसकी वही रहे, उसी को बस इनहेंस करते हैं। लाइक ड्रामाज में भी, इवन मूवीज में भी जब मैं कर रहा हूँ ब्राइड तो मेरा हम लोग बिल्कुल सेटल
रखते हैं कि ताकि वो केक ही ना लगे, ठीक, ब्राइट लगे जो है वो, ब्राइड को ब्राइड लगना लेकिन चाहिए, मोस्टली में अंडरस्टैंड करना पड़ता है ब्राइड को भी कि चलो वो केक हम लगा। लोग एक बात है कि हम लोग अपना जो बारात का लुक है उस गोल्ड कलर और रेड लिप कलर और रेड ड्रेस से नहीं निकल पा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि ब्राइड को वो ब्राइड लगना भी चाहिए, लेकिन मोस्टली यही चल रहा है कि न्यूड आइज करके रेड लिपस्टिक के साथ देना। आजकल ब्लैक में भी आ रही है, व्हाइट बनवा रही है, लेकिन आजकल अगर देखिए ब्राइड अच्छा नहीं लगेगी तो बाकी लोग इतने तैयार होते हैं वो फिर फीकी सी रेड से निकल के पेस्टल कलर में आ गए हैं, पेस्टल कलर की तरफ। एक कॉलर है, उनसे भी बात कर रहे थे। सबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सबा, क्या बात करना चाहती हैं आप? ये आपका शो तो बहुत जबरदस्त जा रहा है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सबा, कुछ पूछना चाहती हैं आज के ट्रेंड्स के, आज के जो हमारा मौजू है उस लिहाज से? जी जी, वो मैंने बेस के बारे में पूछना था। बेस काफी लेकर आते हैं तो वो स्किन के ऊपर बैठता नहीं है, ठीक से नहीं रहता, वो बह जाता है। या फिर लिक्विड बेस यूज करती हैं या फिर आप स्टिक यूज करती हैं? लिक्विड से यूज करती हूँ। अच्छा जी, ठीक है जी। अभी आपको बता देते हैं ये लिक्विड बेस यूज वाली आप यूज कर रहे होते हैं, क्या हुआ उसका? लिक्विड बेस यूज कर रही हैं और वो कह रही है कि वो उनके सेटल नहीं होती है, बह जाती है। उससे पहले प्राइमर अप्लाई कर लें, कोई अच्छा सा प्राइमर अप्लाई करेंगे, उससे होगा कि स्किन जो है स्मूथ हो जाएगी। मोस्टली होता है कि जिनकी स्किन ड्राई होती है, पैचेस होते हैं स्किन पे, तो उसकी वजह से वो बैठती नहीं है। ठीक, मैं जैसे कि हर्बलिस्ट हूँ, लेकिन मैं जब मेरे पास किसी ब्राइड ने आना होता है तो मैं उसको पहले उसकी स्किन के ऊपर ही काम करती हूँ। जब तक आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आप उसके ऊपर दुनिया का कोई ब्रांडेड स्मैश बॉक्स कुछ भी कोई भी लगा लें, प्राइमर लगा लें, कुछ भी कर लें, बेस आपकी हमेशा वो क्रैक करेगी। आपकी स्किन को जो बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन जो है उसका टेक्सचर बहुत स्मूथ होना चाहिए। और बिल्कुल ऑयली स्किन को कंट्रोल करना मुश्किल है तो ड्राई स्किन को उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, हाँ जी, तो क्योंकि हमारा मेकअप कर करके अपना जो स्किन का अपना मॉइस्चर है वो खत्म हो चुका है, तो इसलिए उसको पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करें। और प्राइमर्स भी जो है ना, अक्सर लोग समर के विंटर में लगा लेते हैं, विंटर के समर में लगा लेते हैं, तो ये एक मेन रीजन है। तो वो भी चेंज करना चाहिए अपने सीजन, क्योंकि डबल टोन स्किन को भी हम मेकअप में कवर कर लेते हैं, हर चीज हो जाती है, लेकिन वो जो एक आपका खुरदरापन है ना फेस का, वो आप नहीं किसी भी बेस। बिल्कुल ऐसे ही है। तस्नीम के पास भी जाइए, क्योंकि उन्होंने हमें ब्राइडल के जो है ड्रेसेस दिखाए हैं, लेकिन ग्रूम के हमने उनके साथ ड्रेसेस जो है उनके पास बड़े जबरदस्त पड़े हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा लेना है ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब मैं आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के ड्रेसेस दिखाऊंगी कि आपको विंटर्स में जब आप जाएंगे शादियों पे, और ख़ास तौर पर जैसे दुल्हन की बहनें होती हैं, दुल्हे की बहनें होती हैं, वो क्या पहन सकती हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अली काज़मी, ज़रा दिखाइएगा हमारे व्यूवर्स को अपने खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस। ज़बरदस्त, इसके ऊपर क्या क्या वर्क हुआ है, ज़रा वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। उस लिहाज से हम लोगों ने इसमें पर्ल भी ऐड किए हैं, सारा हर तरह का इसमें मटेरियल हमने यूज़ किया हुआ है। ये फैब्रिक जो है रॉ सिल्क है, सही। और ये मेहंदी की फर्स्ट डे की जो है वो ब्राइड के लिए भी यूज़ हो सकता है, बहनें भी पहन सकती हैं, कजन वजन कोई भी, कोई भी पहन सकता है। लेकिन इससे कलर्स वगैरह जो कॉम्बिनेशन है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के। बैक भी सेम एज इट इज़ है और उस पर भी सही ज़बरदस्त जी। ये तो बड़ा अच्छा है। इससे कलर, बस जो कलर है ना वो मेरा फेवरेट है इसका। अच्छा, जो आपने इसका कलर चूज किया तो ज़रूर और दिखाइएगा ज़रा। ये देखें, हाँ ये वो आ गया ना ब्लैक, वो जो आपने कहा था अब तो ब्लैक भी आ गए। ये देखें, इसमें ये इसकी शर्ट है, लॉन्ग शर्ट के साथ इसके लहंगा है ये वाला। ठीक, और ये वेलवेट का जी, है। ये वेलवेट है, इससे तो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, 4 साइड बॉर्डर के साथ। ठीक, ये इसका पूरा ड्रेस है। अच्छा, इसके ऊपर सारा ये सारा वर्क हुआ है जो। जी, ये सारा कोरा दब का आपको पता है आजकल बहुत इन हुआ हुआ है, तो उस लिहाज से पुराने जो फैशंस होते हैं ना वो दोबारा बिल्कुल ऐसे जो नानी दादियों वाले फैशन, हाँ, वो वाले अब इन हो जाते हैं दोबारा से, और वो पसंद भी ज्यादा किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैक्सी है। अच्छा, ये मैक्सी बड़ी फैरी टाइप मैक्सीज बनाई है आपने।
ये निकाब पे आप पहन सकते हो, और कज़न वज़न ये सिस्टर वगैरह ये आप जैसे बारात वगैरह पे भी पहन सकते हैं। ठीक हो गया। उस लिहाज से दुल्हन अच्छा, मर्द हजरात की भी कोई चीज़ें दिखाएं ज़रा, वो खास तौर पे जो दुल्हे जो बनते हैं ना, उनको होता है कि भाई एक से बढ़कर एक शेरवानी हमने पहननी है, शादी पे कुछ अनोखा देखना है, कुछ ज़्यादा खूबसूरत सबसे देखना है। बिल्कुल ऐसी है, ये दूल्हे की शेरवानी है, इस पर भी हैंडवर्क हुआ है सारा, ठीक है, जामा वर्क का फैब्रिक है, और उस लिहाज से इसके लिहाज से कलर भी बड़ा जी हमारे पास जैसे ये देखें इसके साथ सेम खुस्सा भी है सारा, उस पर भी हैंडवर्क हुआ है एज इट इज सेम। जी ये है वेलवेट में भी है, ये वेलवेट में आ गई है, ठीक है। ये वैसे उस ब्लैक लहंगे के साथ बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाए ना। हाँ, आज मोस्टली तो नहीं पहनते ब्लैक कलर लेडीज में, तो अगर पहनना चाहें तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। वर्क जरा बताइएगा, बड़ा जबरदस्त किस्म का वर्क हुआ हुआ है इसके पास, सारा कोरा वगैरह यूज हुआ हुआ है इसमें, जो है कलरफुली जो नग यूज करवाए हैं, स्टोन्स दो तरह के लगे हैं, सिल्वर स्टोन भी है, रेड स्टोन भी है, इसमें आप कलर भी चेंज करवा सकते हो, काम भी चेंज करवा सकते हो। अब जैसे बटन काम वाले बटन बड़े जबरदस्त वैसे जी बिल्कुल, अगर आप नहीं चाहते काम वाले हो तो मतलब प्लेन में भी जा सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। ये तो वैसे अली काज़मी ने अपने ड्रेसेस दिखा दी, एक ऑफ व्हाइट कलर में भी है, जरा ये भी दिखा दें क्योंकि इस पे जरा सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये थोड़ी डिफरेंट है। ये अगर आप जैसे दूल्हे के भाई वगैरह हैं वो भी पहन सकते हैं, दूल्हा ना भी पहने तो मतलब फैमिली जैसे फैमिली में कोई और लोग उसको पहन सकते हैं, फ्रेंड्स हैं वो भी पहन सकते हैं। ठीक, चलें जी। ये तो अली काज़मी ने आपको अपने ड्रेसेस दिखाए हैं, अब मैं आपको लेके चलती हूँ तस्नीम के पास कराची, और तस्नीम के देखते हैं कि जो उन्होंने ग्रूम के ड्रेसेस वहाँ रखे हुए हैं वो कौन कौन से। तस्नीम जरा दिखाइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको ग्रूम भी दिखा रही हूँ। ये प्रिंस कोट है, आपको पता है आजकल प्रिंस कोट्स बहुत इन है, लाइक आप बारात में भी पहन सकते हैं, उसके अलावा मेहंदी में बहुत इन है, नीचे शॉर्ट कुर्ता स्ट्रेट ट्राउजर्स, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये प्योर जामा वार का फैब्रिक है, प्रॉपर अतलस जो कहलाता है, उसके ऊपर सारा, और ये इसको पूरा लुक दिया हुआ है कुछ एक ब्राइड ग्रूम स्टाइल में। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्राइड के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक वेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस निकाह में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा वलीमे में भी। ये देखिए पेस्टल कलर्स हैं, और ये टिश्यू सेल्फ फैब्रिक है, और ये इसके ऊपर नेट का प्योर दुपट्टा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर 3D वर्क है और ज्वेलरी वर्क बहुत इन है। मैंने अपने काम में कोशिश ये की कि खूबसूरत ज्वेलरी वगैरह इस पर लगाई हुई है ताकि लोगों को और ज़्यादा खूबसूरत लगे और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल लगे। और ये आपके सामने शेरवानी है, ये प्रॉपर, ये आपके सामने ग्रूम पूरे तैयार खड़े हुए आप देख सकते हैं। इसको हम वलीमे में इस्तेमाल कर सकते हैं, बारात में यूज़ कर सकते हैं। ये लाइक हमारा रेड का कॉम्बिनेशन भी है, ये पिस्ताशियो कलर की इसकी शर्ट है, मैसूरी फैब्रिक भी बहुत इन है, लाइक विंटर में हम मैसूरी फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास मौजूद है, ये देखिए ब्लू के शेड्स हैं, ये टेल पूरा ड्रेस है, लाइक ब्लू के शेड्स भी बहुत इन है। लोगों की डिमांड होती है जी मैक्सी चाहिए, फुल ड्रेस चाहिए, पीछे टेल भी है, और आपने कलर भी बड़े अच्छे चूज किए हुए हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों को अट्रैक्शन, और विंटर ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो भी ड्रेस पहने तो खूबसूरत लगता है। डार्क कलर्स देखें, ये मैंने एक चीज़ ज़बरदस्त इंट्रोड्यूस कराई है, ये वेलवेट है, वेलवेट के ऊपर प्रॉपर ये सारा आप देखें ज्वेलरी वर्क है, ये छोटे शॉर्ट कोट्स हैं, ये एक जिसे कहते हैं इतना कोई मुश्किल नहीं है, प्योर सेल्फ वेलवेट है, और इसके ऊपर ये खूबसूरत ब्रोचेस ये मार्केट में भी मिल जाते हैं, मगर ये कि इसको एक कट देना, डिजाइनिंग देना, लाइक ये ऐसे है कि जो आजकल बहुत लोगों को अच्छा फील होता है, यंग जनरेशन उसको यूज करना चाहती है, कोट्स वगैरह, तो ये बहुत खूबसूरत लुक आता है। ये बड़े यूनिक आपने इसके ऊपर जो है ना वर्क, हाँ बहुत ही जबरदस्त किस्म का वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर। एग्जैक्टली। अच्छा, और यही चीज मेंस कलेक्शन में भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक इस तरह से कि हम इसको प्रिंस कोट में लेके और इसके ऊपर वर्क करा सकते हैं वेलवेट का। और मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, आपने ग्रूम की बात की है, तो ये हमने एक लुक लेकर आए हैं मेहंदी के लिए, लाइक बहुत सिंपल डिसेंट, क्योंकि मैं नहीं समझती कि लड़कों को बहुत ज़्यादा ओवर कपड़े पहनने चाहिए शादियों पे जिनकी अपनी शादी हो रही है, तो ये हमने मेहंदी का एक लुक दिया हुआ है। अब ये आजकल आपको पता है शॉल्स हैं, तो ये वेलवेट की शॉल है, इसके ऊपर तिल्ले का काम है, एक लुक है, क्योंकि फुल हर चीज़ मैचिंग की वो खूबसूरत नहीं लगती कि अगर हम इस पर ग्रीन ही शॉल डाल देते। और ये वेस्ट कोट है, ये कलर देखें। अच्छा, ये शेरवानी है, अब जैसे कुछ लोगों को चाहिए होती है एम्ब्रॉयडरी, तो ये एम्ब्रॉयडरी शेरवानी है, ये पूरा हैंडवर्क हुआ हुआ है, इसके ऊपर कोरे दबके का काम है प्रॉपर। प्लस एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं कि वो करें, हम आजकल लेदर भी इन है, तो माशाल्लाह मेरा काम लेदर में भी है, लेदर के जैकेट्स वगैरह कलेक्शन है।
अच्छा देखिए, ये जेंट्स के लिए बड़ी चीजें, ये बोमर जैकेट्स कहलाते हैं। और ये देखिए शिंगाई फैब्रिक के ऊपर मैंने बनवाया है, जबरदस्त। और ये वेलवेट फैब्रिक है, कमाल की कलेक्शन। शादियों में जो आप हमारे फ्रेंड्स हैं यकीनन उनकी रहनुमाई होगी और उनको आइडियाज मिले होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अली, जिस तरह से ग्रूम की भी कलेक्शन आपने भी दिखाई है, तस्नीम भी दिखा रही है, दूल्हे वैसे खुद से क्या डिमांड करते हैं? वैसे आजकल मोस्टली जो मेहंदी पे है वो शॉल्स वगैरह बहुत इन है, वेस्ट कोट के साथ या प्रिंस कोट चल रहा है शलवार कमीज के साथ। और वलीमे पे भी आजकल मोस्टली जो हैं वो जो ग्रूम है वो प्रिंस कोट जो है वो डिमांड कर रहे हैं। जी। लेकिन जिस तरह से अब हमने कहा ना कि दुल्हे तो डिमांड्स कर ही रहे हैं प्रिंस कोट और डिफरेंट कपड़ों की भी, तो मेकअप में अगर हम लोग देखिए कि मेकअप में भी क्योंकि ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, तो डार्क लिपस्टिक वगैरह विंटर्स में ब्राइड के लिए अच्छी लगती हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ब्राइट लिपस्टिक करनी चाहिए, ब्राइड के अलावा जो दूसरी होती है ना लड़कियाँ, लाइक उसकी बहनें वगैरह, वो भी क्योंकि मैंने देखा है ब्राइट डल लगती है अगर वो बिल्कुल मतलब लाइट सा लिप कलर लगा ले तो। लिपस्टिक डार्क खूबसूरत अच्छी लगती है अगर अच्छा वो कैरी कर ले। लिप्स पे भी डिपेंड करता है ना उनकी शेप पे, लेकिन जिनके मैं समझती हूँ जिनके परबारीक लिप्स है ना उनको थोड़ा डार्क लिप कलर लेना चाहिए, जिनके ज़्यादा बड़े लिप्स हो वो थोड़ा सटल में चले जाए। अच्छा, हेयर स्टाइल वगैरह कैसे होना चाहिए, क्योंकि हेयर स्टाइल बड़ा मैटर करता है। आपकी सारी जो लुक है ना वो निकलती हेयर स्टाइल के बाद है। अब एकदम से ना थोड़ा पहले बैककमिंग बहुत हाई चल रही थी, अब थोड़ा डाउन में आ गया, मतलब स्ट्रेट आजकल मांग और फिर दोबारा मांग के साथ चिपका हुआ लाइट सा कर्ल्स वगैरह ये ज्यादा इन हो गए। अब मतलब बीच में हम लोग बहुत हाइट देना शुरू हो गए थे ब्राइड्स को, अब वो वैसे थोड़ा कंट्रोल हुआ है। अगर हुआ भी हाइट तो फर्स्ट डे की ब्राइड को दे देते हैं, ज्यादा नहीं। ये वैसे हमारी एक बड़ी प्यारी ब्राइड आ गई है, इनको हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। इंतहाई खूबसूरत किस्म का इन्होंने ड्रेस भी पहना है और बड़ा खूबसूरत आपका मेकअप भी लग रहा है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये ज़रा हम इनको दिखाएं कितनी इनकी आउटलुक जो है ज़बरदस्त किस्म की लग रही है। ड्रेस आपका बहुत प्यारा है, ये अली आपका ही डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अंदर ये कौन सा नेट भी यूज़ किया हुआ है आपने? नेट पे सारा नेट पे काम हो रहा है सारा। नेट पे सारा काम मतलब वलीमे के लिहाज से भी आप लोग जा सकते हो, दुपट्टा हैवी कर लें। तो क्योंकि आजकल आपको पता है ब्राइड जो है वो डांस वगैरह भी करती है। बिल्कुल। अच्छा, जो ये आपने इसके अंदर ऐड किया ना, ये बड़ा प्रिंसेस लुक आ रही है और बड़ी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। हमारी ये फेरी टेल वाली ब्राइड लग रही है। बात आपने की ब्राइड अब डांस भी करना, फेरी ब्राइड लग रही है, बिल्कुल फेरी ब्राइड लग रही है ये तो बिल्कुल। अच्छा, इनका जो जैसा माही इनका मेकअप किया गया, इनको स्मोकी आई शेड दे दिया गया इस मैक्सी के साथ, तो वलीमे पे ये ऐसा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और लिप कलर भी इसका बिल्कुल इसका देखिए ना डार्क आईज है तो लिप कलर, और इनकी लिप्स भी देखिए थोड़ी ब्रॉड है, ब्रॉड लिप्स पे लाइट लिप कलर अच्छा बिल्कुल। और ग्रे के साथ पिंक में बहुत अच्छा लगता है, स्मोकी आईज पिंक में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इनके जो हेयर स्टाइल की अगर हम बात करें तो इनको मतलब बिल्कुल उन्होंने ना डिफरेंट सा एक उनके ड्रेस के लिहाज से वेस्टर्न टाइप का इनको दिया है। एक्चुअली वेस्टर्न ड्रेस है ना, थोड़ा मैक्सी में ये आयरन कर्ल्स और इस तरह का मैसी सा स्टाइल चल रहा है, जबरदस्त। अच्छा माहीन, मुझे होता है कि हमेशा मेरा होता है कि जो दुल्हन है ना उसके बड़े बाल थोड़े से इतने नहीं हैवी बाहर, जिस तरह आजकल एक चल गया ट्रेंड, लड़कियां भी कहती हैं वो एक हमें स्पेशल तस्वीरें ला के दिखाती हैं जी बाल ही बाल नजर आए। आप दुल्हन मुझे लगता है तो बहुत हैवी हम बालों को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं तो दुल्हन दब जाती है उसमें। मेरा अपना ये है एक्चुअली अभी आजकल जो एक्सटेंशंस इन हो गए हैं, एक्सटेंशंस की वजह से बहुत मैं समझती हूँ तबाह कर दिया। बिल्कुल, मुझे बहुत तबाह कर दिया सीरियसली। हमारे यहाँ ब्राइड बेचारी समझती एक्सटेंशन के बगैर उसका स्टाइल ही नहीं बना, कॉम्प्लेक्स में चली गई है। अपने बालों का मैं समझती हूँ जो ओरिजिनल हेयर्स के चाहे छोटे हो जो भी स्टाइल बनेगा वो अच्छा लगता है। कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा कि उनके स्किन टोन के लिहाज से कौन से बेस चाहिए, तो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके लाइक जो भी ब्रांड्स होते हैं उनके खड़े होते हैं, उनको अप्लाई करके बताते हैं। बिल्कुल, मोस्टली लोग जाते कहते बस हमें ये दे दो, पूरा अप्लाई कराएं। उनको कहें कि पूरा अप्लाई करना चाहिए। मैं पिछले साल दुबई गई थी तो वहाँ पर इसी तरह से था और वो पूरा मेकअप करके दिखाते हैं। हम लोग तो इतना फन करते हैं, हम लोग फ्रेंड्स जाते हैं ना, वो पहले मेकअप कराते हैं, डायरेक्ट मेकअप स्टोर पे जाने, मेकअप ट्राई करते करते पूरा मेकअप करवा लेना, फिर ब्लो ड्राई करवा लेना, उसके बाद ये दो चीजें दे दे। ये तो बड़ा जबरदस्त तरीका आपने बता दिया हमारे व्यूअर्स को भी कि वो इस तरह से भी जाके तैयार हो सकते हैं। अली काज़मी, हमारे क्योंकि हम लोग अब ड्रेसेस की बात हो रही है, तो आप हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको किस किस्म के खास तौर पे जो ग्रूम है उसको कैसे पहनना चाहिए और जो ब्राइड है उसको कैसे पहनना चाहिए? पहली बात तो ये किसी की कॉपी ना करें, इंसान को वो
चीज़ अच्छी लगती है कि जो किसी दूसरे ने पहनी हो, ना कि ये कि इंसान को अपने आप पे देखना चाहिए कि यार मुझे ये चीज़ सूट करती है कि नहीं। अब जैसे ये मॉडल ने पहना है, अब ये आप पहने तो शायद आप पे सूट ना करे। बिल्कुल हर बंदे की अपना फेस कट है, अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उस हिसाब से जो भी एड्रेस डिज़ाइन करवाएं और कलर्स के हिसाब से अब उस पर काम करवाएं। ये नहीं कि अब सिल्वर ड्रेस है उस पर गोल्डन कलर करवा दिया, ऊपर कॉपर कलर भी करवा दिया, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे माहीन देखा जाए तो हमारी मतलब ये जो हमारा इतनी प्यारी लग रही है ब्राइड, इन्होंने इतना ज़बरदस्त कपड़े पहने हैं, इनका जो मेकअप भी बड़ा सेटल है, तो देखने वालों को क्या मैसेज देंगी, किस तरह इसी तरह से लुक तो वाकई बहुत अच्छा मुझे भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है इनके अपीयरेंस। इसका इस लुक के बाद मैं समझती हूँ वलीमे पे तो मैक्सी ही बनवाए और क्योंकि बिल्कुल चेंज होना चाहिए। लहंगा चले आपने पहन लिया या गरारा पहन लिया, मुझे वैसे फर्शी गरारा भी बहुत पसंद है बारात पे, तो वो आप कर लें और वलीमे पे आप कुछ मैक्सीज कर लें और वलीमे पे थोड़ा मॉडल लुक ले लें और सेटल मेकअप ले लें। ट्रेडिशनल आप बारात पे कर लें, मेहंदी पे थोड़ा ग्लैमरस सा कर लें, कलरफुल सा, ग्लिटरी आईज, तो थोड़ा चेंज करें अपना माइंड, ठीक हो गया तो फिर अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा सादिया, जिस तरह से उन्होंने तो बारात और मेहंदी का वगैरह का बताया, वलीमे पे कैसे लुक होनी चाहिए, परफेक्ट लुक कैसी होनी चाहिए? हाँ, बड़ी बारबी डॉल टाइप लुक होनी चाहिए। बारबी डॉल। लड़की बड़ी खुश होती है वलीमे वाले दिन और उसको बड़ा, उसके चेहरे पे वैसे ही बड़ा एक वो पहले दिन नर्वस होती है, लेकिन जो सेकंड डे होता है ना वो बड़ा सब लोग उसको नोट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे क्राउन भी इन कर दे ना, हम छोटा सा वलीमे पे क्राउन भी इन करते हैं तो बड़ा ज्यादा हैवी ज्वेलरी हैवी ना ज्यादा करें वलीमे पे सिर्फ क्राउन कर लें और इयरिंग्स कर लें, लाइट ज्वेलरी करें और सिल्वर में जाएं ज्यादा। लेकिन आजकल वैसे सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है ना, मेहंदी पे ज्यादा जोर होता है लोगों का, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन बहुत आजकल बड़ा होता है, तो मेहंदी पे माथा पट्टी और झूमर बड़े बड़े, मेहंदी पे वो सिंपलिसिटी नहीं रही है। हाँ, नहीं। ये माशाल्लाह से हमारे जो दुल्हा है ना वो भी रेडी हो गए हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और इनका जो ड्रेस है वो भी बड़ा प्यारा लग रहा है। ये भी अली आप ही की शेरवानी है और इसके ऊपर जो काम है वो भी क्योंकि हम देख सकते हैं वो बड़ा प्यारा है। वैसे अली ये वेलवेट की है ना? जी, ये वेलवेट की। वेलवेट बहुत इन है क्योंकि सर्दी आज दिसंबर है, आपको पता, उस लिहाज से फिर ये बेहतर है फैब्रिक। दुल्हे की बचत हो जाती है सर्दियों में। हम देख रहे हैं वो खुद भी आपने बड़ा इसके साथ मैच करवाया है, काम के साथ मैच करके बनवाया जाता है ना। सही। शूज भी चल रहे हैं बहुत, काम वाले जो शूज होते हैं ना। हाँ, लेकिन शेरवानी के साथ अच्छा शूज भी चल रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद से भी उसी तरह से डिजाइन करते हैं। शूज ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, शूज ज्यादा अच्छा लगते हैं, बहुत जबरदस्त। लेकिन इनकी वैसे जो आउटलुक है, जिस तरह से खुस्सा और शेरवानी, वो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी सेटल लग रही है। आप जामावार की शेरवानी में आते हो तो उसके साथ वेलवेट की शॉल भी ले लो, बिल्कुल प्लेन शेरवानी और शॉल जो है वो जरा एम्ब्रॉयडर्ड शॉल हो जाए तो वो भी अच्छी लगती है। अच्छा, वैसे अभी तो उन्होंने शेरवानी पहनी है, इन्होंने कुल्ला नहीं पहना, इनका हेयर स्टाइल ना खराब हो जाए ना, लेकिन अगर इस तरह की शेरवानी हो तो उसका कुल्ला किस तरह से होना चाहिए? होता है ना, थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा छोटा सा होता है जरा। वैसे आजकल जो है एच सोनियन जो हाइटेड होता है ना, वो चल रहा है, हाइटेड चल रहा है जी। वो फिर दुल्हन के जोड़े के हिसाब से मैच कर लेते हैं ना, जैसे रेड है तो ब्लैक के साथ रेड आ जाता है, मैरून आ जाता है, तो वो चीज रेड गोल्ड भी अच्छा लगता है। जी, गोल्ड भी अच्छा लगता है। इस ब्लैक शेरवानी जो आपने दिखाई है, इसके साथ वैसे कौन सा वाला अच्छा लगेगा? रेड ही? ब्लैक भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा रेड नहीं, मैरून सा शेड जो होता है ना, ठीक वो शेड अच्छा लगता है। वकास, इस तरह से हम लोग बात तो करें ड्रेसेस की भी हो गई, ब्राइडल की मेकअप की भी होगी, ग्रूम का मेकअप अब कैसा होना चाहिए जिस तरह से इनका है? क्या बिल्कुल बहुत सॉफ्ट सा हम देते हैं, वी डोंट वांट कि जी हम उसको इतना मेकअप कर दें कि वो बिल्कुल ये आर्टिफिशियल सी लुक नजर आ रही हो। सो बहुत उसको हम माइनर सा माइन्यूट सा रखते हैं कि इनकी लुक परफेक्ट है इस टाइम वैसे। यस, अभी थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी जब थोड़ा सा हम हेयर स्टाइल पे थोड़ा और काम कर लेते हैं, या जब ये टर्बन पहन लेते हैं तो उससे इनकी जो लुक है वो थोड़ा कंप्लीट है। कुल्ले की बस कमी है नहीं, उनका हेयर स्टाइल हमने कहा खराब ना हो जाए, तो इसीलिए दूल्हे का हेयर स्टाइल नहीं खराब होना चाहिए, वही ऐसी उसको सही है। लेकिन जिस तरह से कबीर, अगर वकास ने भी बताया, इनके फेस के लिहाज से इनका मेकअप जो है सेटल है, लेकिन क्या चेंजिंग्स इनमें मजीद लेके आई जा सकती है? चेंजिंग ड्रो में ये होता है कि डे वन मेहंदी है, उस पर बियर्ड थोड़ी बड़ी होती है, फिर बारात होता है, उस पर थोड़ी शेप में आ जाती है, वलीमे पे थोड़ी लाइट में चली जाती है, तो ये चेंजेस 3 लुक्स जो ग्रूम की हो जाती है। आप उसकी बियर्ड के साथ प्ले करते हो, मेहंदी पे नॉर्मल हेयर होते हैं, बारात वाले दिन खुला आ जाता है, वलीमे पे प्रॉपर स्टाइलिंग होती है। इसी तरह ब्राइड का होता है, डे 1 जो होता है उसका लाइक सेटल फिक्स वाले हेयर होते हैं, और जैसे वलीमे पे आई थिंक सूट करते हैं आजकल जो इन्हें कर्ली वाले बन, लूजेस वेव निकल रहे हैं और क्राउन टाइप ब्रॉचेस इतने अच्छे आ गए हैं, वो आजकल एक्सेसरीज यूज हो रही हैं। अच्छा, वैसे वो जो चिपटा वाला है वो आजकल बड़ा इन और वो बड़ा अच्छा भी लग रहा है, वैसे मैंने देखा है। मोस्टली लोग
करवा रहे, बट वही ना कि हर एक की डिफरेंट चॉइस है, हर एक को नहीं करते सूट, तो फिर वो लाइक लोगों के हिसाब से इसको हमें करना पड़ता है। लेकिन हम रिकमेंडेशन करते हैं क्योंकि आप ये करवा लें, जब ज़्यादा फोर्स करते हैं फिर हम लोग उसी तरफ ही चले जाते हैं। अच्छा जी, सादिया वैसे आप जो ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं, उनको मेकअप के लिहाज से खास तौर पे जो ब्राइड पिक्चर लेके आपके पास आई थी, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो हमेशा यही मैसेज कहूँगी और यही दूंगी कि ट्रस्ट करें अपने मेकअप आर्टिस्ट पे। आपका दिल करता है आप अच्छे लगें तो उसका भी दिल करता है कि मेरी ब्राइड अच्छी लगे। बिल्कुल। और डेफिनेटली वो कितने मेकअप्स हम लोग दिन में करते हैं, मुझे तो याद ही नहीं होता मैंने कितने मेकअप किए आज। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा होता मैंने क्या करना है। मैं आपको सही कह रही हूँ, मेरी चेयर पर जब ब्राइड आती है मेरा ब्रश खुद ही चलता है। और जहाँ जहाँ वो अच्छा लगता है वहीं पे मैं स्टॉप कर देती हूँ। तो इसलिए डिपेंड करिए अपने मेकअप आर्टिस्ट पे, अपने डिजाइनर्स पर जो इस फील्ड में मास्टर है। तो खुद कंफ्यूजन्स पैदा करने से बेहतर है कि आप डिपेंड करें उन पर, ट्रस्ट करें। पिक्चर ना लेके जाएं। नहीं, पिक्चर्स लेके जाएं जरूर। अगर हो सकता है वो आपको कह दें कि हाँ भाई ये ठीक है, ओके, तो मैं सूट करेगा। लेकिन अगर वो कंफ्यूज हो रही है ना कि यार ये क्या है, तो फिर छोड़ दो। सादिया आप क्या कहेंगे? वैसे मैं यही कहती हूँ कि ठीक है आप दिखाएं, आपकी चॉइस है, आपका दिन है, लेकिन थोड़ा सा फिर उसको हमारे पे भी छोड़ दें कि उसको हम उसी तरह से थोड़ा उसी लुक को सेटल कर लें आपके फेस के हिसाब से, तो वो फिर आप ज़्यादा अच्छे लगते हो। चलें, जिस मेकअप आर्टिस्ट जो है ना उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, अपने खुद से नहीं कोई कारीगरी करनी चाहिए। कबीर आप क्या मैसेज देंगे? मैं बस यही मैसेज दूंगा सबको कि अगर हमारे पास आते हैं तो हमें पता है कि हमारी क्या जॉब है। आप लोग हमारे पास इसलिए आते हो, हमारा आपको पता होता है तो आप आते हैं ना, हमारा काम देख के आते हैं। अगर आपने वही पिक्चर लेके आनी हो तो फिर आप कहीं पे भी ले जाओ कि वहाँ पे आपको मिल जाएगा पिक्चर वाला भी। तो बस अगर हमारे पास है तो हम पे डिपेंड करें। ठीक है, वकास आप? मैं यही मैसेज दूंगा कि जो आपका दिन होता है आप उसको एंजॉय करने की का ज़हन में होना चाहिए कि आपने उसको किस तरह से एंजॉय करना है। और बाकी कबीर वाली बात कि आप हम पे ट्रस्ट करके आते हैं, हमारे नाम को देख के आते हैं, तो हम पे बिलीव करें कि हम जिस तरह का भी काम करेंगे हम आपके लिए बेहतर करेंगे, बिकॉज आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं हमारे ब्रांड को। बिल्कुल। बट हम आपका अच्छा करेंगे तो 10 बंदों को और पता लगता है कि ये काम मेकअप आर्टिस्ट में यानी कि छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद फिर अपना मूड अच्छा रखें, स्माइल करें। ब्राइड बेचारी जब भी होती है वो अच्छा मेकअप भी होना तो मैं उसको कहती हूँ यार स्माइल करो। चले तो वैसे बड़े मजे की मेकअप आर्टिस्ट कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं क्या हमने कर दिया इसका। खत्म। आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर आपका, वकास आपका, अली आपका बहुत शुक्रिया, माहीन आपका भी और सादिया आपका भी। और तमाम जो हमारे मॉडल्स यहाँ पे बैठे हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के लग रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं, इन्होंने कपड़े भी बड़े अच्छे पहने हैं, मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है और सेटल लुक है। यकीनन आप तमाम लोगों ने इसको इंजॉय किया होगा और आप लोगों ने बड़ा कुछ सीखा होगा, आज बड़ा कुछ लर्न किया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से वेडिंग पे जब जाना है, ख़ास तौर पे जो ब्राइड और ग्रूम है उन्होंने किस तरह की लुक अपनानी है। ख़ास तौर पे जो अगर बात की जाए विंटर सीजन की तो उसमें कैसे लुक होना चाहिए आपको ज़रूर आपको अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर 9 से 11 आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।